गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। और क्या क्या कर लिया? तो कैसे वो चल रहा? गेम करने वाले थे फिर। गेम 3 ओके, गेम 1 और 2 कर लिया पूरा? यस सर। ठीक है, तो गेम 1 और 2 में स्पेशली गेम 1 में कोई डाउट है किसी को? नो सर, वो तो पहले ही हो गई थी ना गेम वन पे। नहीं, गेम 1 नहीं, गेम 2 3 की बात कर रहा हूँ मैं। गेम 1 में तो डाउट सारे हो चुके थे। गेम 2 और 3 में, स्पेशली 2 में कोई डाउट है किसी को? सर टू में शायद से लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में था, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज नहीं था पर वैसे था। 1 सेकंड, लेट मी चेक देन। 2, गेम 2 की बात कर रहे हो ना? ये गेम थी आई थिंक। ओके, बताओ इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, पहले उसको मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद ही आगे मूव करूंगा। गेम 2 में बताओ कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है। शुरू के तो क्वेश्चंस में इशू होना नहीं चाहिए वैसे। नहीं सर, एक शायद से 9th में था। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, 5 भी नहीं होना चाहिए। 6 के बाद बताओ, 6 7 8 9 ये क्वेश्चंस हैं। 9th में था सर। ओके चलो 9th में डिस्कस करते हो। 9th के पहले किसी क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट? 9th ही नहीं हुआ था। 9th में बाकी लोग का 6th हो गया बेटा सबको? मैं 6 से पूछ रहा हूँ, 6th हो गया कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो। हो गया सर। इसमें तो मतलब प्रूफ करना है तो हो ही जाएगा, वरना नोटिस करना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता मतलब है। मतलब इन्होंने प्रूफ करने को कहा है ना, तो प्रूफ हाँ, तो वहाँ एफ ऑफ एक्स डाल दिया उसके राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स डाल दिया मतलब सिक्स कैसे? क्वेश्चन कह रहे हो ना, 6th क्वेश्चन का हाँ फर्स्ट पार्ट में। हाँ हाँ तो हाँ वहाँ हाँ। पे राइट हैंड साइड में बस वो एफ एक्स को एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन डाल दिया, फिर तो हो ही गया था। लेकिन अगर नोटिस करना होता तो बड़ा ही मुश्किल है। क्यों क्यों नोटिस करने में मतलब क्यों नहीं होगा ऐसा? राइट हैंड साइड में डाल के F2x निकालना तुमने ऐसे किया ना? यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि अगर एफ एक्स तुम्हारा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन हो और तुम्हें F2x को x के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना हो, F2x को x के रिस्पेक्ट में करना तो बहुत आसान है। बट F2x को fx के रिस्पेक्ट में करना है, तो सबसे पहले तो आप यही बोलोगे। तो इनवर्स निकाल के सबसे पहले इनवर्स भी नहीं निकालने का। मान लो कि आप ये बोल रहे हो कि fx x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है, तो दो चीजें तो क्लियर है। fx इन टर्म्स ऑफ x अगर दिया हुआ है तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट fx कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करो तो fx प्लस वन, आई एम टॉकिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, fx प्लस वन अपॉन fx माइनस वन, इट विल बिकम, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करोगे तो 2x आएगा, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो -2 आएगा। तो यहां से x इन टर्म्स ऑफ fx तो तुम्हें पता चल ही गया कि x इज 1 प्लस fx अपॉन 1 माइनस fx, इसमें तो कोई शक है नहीं। अब आती है बात कि हमें किसको एक्सप्रेस करना है और किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अगर ये आप क्लैरिटी से समझ रहे हैं कि हमें f ऑफ 2x को एक्सप्रेस करना है और इन टर्म्स ऑफ fx लिखना है, तो व्हाट इज f ऑफ 2x? f ऑफ 2x अगर मैं बोलूं तो क्लियर दिख रहा है कि x की जगह 2x डाल करके आ जाएगा 2x माइनस वन अपॉन 2x प्लस वन। बट व्हाट इज x? यहां से x इन टर्म्स ऑफ fx इसमें डाल दो, खत्म। 2 टाइम्स x की जगह क्या डाल दोगे? 1 प्लस fx अपॉन 1 माइनस fx माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1 प्लस fx अपॉन 1 माइनस fx प्लस वन, और फिर अगले स्टेप में आंसर है। अब जैसे इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 प्लस टू एफ एक्स माइनस वन प्लस एफ एक्स, तो
3fx + 1 हो जाएगा ना न्यूमरेटर में, 3fx + 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 + twice fx माइनस +1 - fx, तो twice fx - fx इज fx हो जाएगा, और 2 + 1 इज 3 हो जाएगा। आ गया आंसर। तो चलो ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ का ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सिक्स्थ का बी पार्ट भी हो गया था सबका? यस सर। Yes. अच्छा, सेवेंथ का किसी पार्ट में कोई डाउट नहीं है, एट्थ में कोई डाउट नहीं, इजंट इट? यस सर हो। नाइन्थ में दिक्कत है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फिर भी अगर एट्थ में किसी को शायद से 9th आपने बताया था, मेरे को लग रहा है कभी तो। कभी बताया था मैंने? यस सर, लग तो रहा है वो, देख रहे। चलो, तो बाकी लोगों को तो मैं अगर बताया था तो अभी ट्राई करो तुरंत। क्वेश्चन है क्या? नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि अ फंक्शन fx is defined as a right, पहले बोल रहे हैं a right cone is inscribed into a sphere of radius r रेडियस का एक स्फीयर है, उसके अंदर एक साइड, एक जो है कोन इंस्क्राइब किया गया। तो पहले तो स्फीयर तो आप समझते ही हैं कि ऐसा एक स्फीयर, एक फिगर हो गया, मान लो एक सर्कल को रिवॉल्व कर दिया तो स्फीयर बन गया। राइट कोन का मतलब क्या होता है? राइट कोन का मतलब होता है एक कोन जिसका बेस, उसका जो ऑल्टीट्यूड है उसके बेस के परपेंडिकुलर है। अब थोड़ी समझने की बात है, कोन ऐसा भी हो सकता है, देखो कोन आप इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हो कि ऐसा है और इसका जो ऑल्टीट्यूड, इसका वर्टेक्स जो है वो कहीं इधर ऐसे ऐसे हो, तो ये भी तो कोन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दिस इज आल्सो अ कोन। क्या फर्क है? ये इसको राइट कोन नहीं बोलते हैं। क्यों राइट कोन नहीं बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो बेस है, बेस, और अगर वर्टेक्स को हम बेस के सेंटर से ज्वाइन करें तो ये जो लाइन है ये बेस के परपेंडिकुलर नहीं है, इट मेक्स सम एंगल अदर देन 90 डिग्री विद बेस, इसको हम राइट कोन नहीं बोलते। राइट कोन का मतलब है जब ये एंगल थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। Right. तो ये रहा मान लो सेंटर ऑफ द कोन, सेंटर ऑफ द बेस, एंड देन यहां से परपेंडिकुलर जो होगा वो इस स्फीयर के सेंटर से पास करता हुआ जाएगा, और ये जो कोन फॉर्म हो रहा है इसी कोन को आप राइट कोन बोलते हैं। और ये कोन इंस्क्राइब्ड है, किसमें इंस्क्राइब्ड है? स्फीयर में। ये हो गया सर, इंस्क्राइब्ड हो गया। स्फीयर में इंस्क्राइब्ड होने के बाद इसका वर्टेक्स जो है वो स्फीयर को टच कर रहा होगा, और इसका जो बेस है, सर्कुलर बेस है, वो स्फीयर पे लाई कर रहा होगा ऐसे पूरा, मतलब एक रिंग होगी स्फीयर के ऊपर टच करती हुई। तो और दिस इज सेंटर एनीवे। अब आगे चलो, क्या पूछा गया? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोला गया? A right cone inscribed in a sphere of radius r, find the functional relationship between the lateral surface area S of the cone and its generatrix x. What is generatrix? What is generatrix? ये बताया था मैंने कोनिक सेक्शन कराते इसमें। ये लेटरल हाइट जो होती है ना, बेसिकली कोन के बारे में मैंने जो बताया था कि एक्सेस होता है, और ऐसे एक्सेस पर सर्टेन डिग्री पर इंक्लाइंड एक लाइन होती है, इसी को जनरेट्रिक्स बोलते हैं, और इसको एक्सेस बोलते हैं। और ये लाइन, ये एंगल फिक्स करके अगर ये रोटेट करती है इसी एक्सेस के अबाउट, तब आपका एक कोन फॉर्म होता है। आई होप आपको याद आ गया होगा। तो ये लाइन, ये जो लेटरल लाइन है ना, ऐसे लेटरल सरफेस वाली जो लाइन है, यही उसकी जनरेट्रिक्स है। ये एक्स है, मान लो एक्स। तो आपको यहां पर सेंटर हो गया मान लो स्फीयर का, ओ ले लो, और ओ आर, ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस आर होगी, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस भी आर होगी, और ये डिस्टेंस भी आर होगी।
this is R, capital R, this is capital R, this is capital R. अब बताओ कैसे करें? हमें लेटरल सरफेस एरिया को x के फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. क्या करें? व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया फॉर दिस? मान लो ये सेंटर ऑफ द बेस जो है m है, सपोज करो m, और ये पॉइंट A है वर्टेक्स, ये B है और ये C है. सो ऑन दिस डायग्राम what is BM and how do you write the lateral surface area as a function of x and r? BM तो R cos 30 हो जाएगा. cos 30? ये 30 कहाँ से आ गया? cos 30 डिग्री. 30 कैसे आ गया? 30 वर्ड आया कहाँ से? 30 कहाँ से आया ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. नहीं, BM पूछ रहे हो ना, BM हाँ इन टर्म्स ऑफ x. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ x कह रहे हो आप? हाँ, नहीं मेरे मेरे वो तो अलग बात है. 30 डिग्री एंगल स्पेसिफिक कैसे तुम्हारे दिमाग में आया वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. इट इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर ये इधर देखो आप, अगर ये h है, ये डिस्टेंस अगर h है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अब क्या बोल सकते हो? अगर ये h है तो bm को लिख सकते हैं ना. व्हाट इज bm? bm इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर. एग्रीड और नॉट? Yes. And secondly, there is a relation between bm and x and am. What is am? R plus R plus H. R plus h. And what is if you apply the Pythagoras theorem in the triangle, ये वाला ट्रायंगल देखो, ABM, राइट एंगल ट्रायंगल है ना. in triangle AMB, I can say that AB square is equal to BM square plus AM square, and BM square is what? BM square is what? R square minus H square. AM square is what? R square plus H square plus 2RH. R square plus H square plus 2RH. And AB square is X square. From here, what do I get? This H square positive and H square negative gets cancelled. And therefore, it is very clear that H और X में एक relation आ गया. H को X के टर्म्स में लिख सकते हैं. Here H is equal to X square minus twice of R square divided by 2R. बोलो है ना? बोलो yes. Yes. अब हमें H ही तो चाहिए था बेसिकली X और R के फॉर्म में. अगर H आ गया X और R के फॉर्म में, अब हमें लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कोन का? Pi RL plus pi R. तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने बोला लेटरल सरफेस एरिया, इट इज इक्वल टू पाई इंटू R. क्या है? R is the radius of the base. Pi into R into L. L मतलब X. X हो गया, pi R X हो गया. अब यहाँ पर एक बात आ गई कि R क्या है, और R actually R is nothing but AM. No, sorry, BM. ये R था हमारा R. तो वो कैपिटल R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर है, बट H हम लोग इवेल्युएट कर चुके हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो ये तुम्हारा आ जाएगा पाई इंटू एक्स इंटू R की जगह हमारा क्या आ जाएगा?
रूट ऑफ आर minus आर h square. आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करना है ना, तो आर की जगह आ जाएगा रूट ऑफ हाँ जी R square minus h. कैपिटल आर स्क्वायर माइनस Yes, sir. एच स्क्वायर, और एच हम लोग डिटरमिन कर चुके हैं तो वैल्यू लिख दो। तो ये आ जाएगा तुम्हारा पाई इंटू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ, बोलो, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, यही है। 2r का होल स्क्वायर तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से सिंप्लीफाई कर दो तो फंक्शन तो आ ही जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. वैसे एक तरीका और भी कर सकते थे, बट कोई फायदा नहीं, उसमें भी हमें उतना ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे आप सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर दो। फाइनल आंसर बताओ क्या है? यहां पर आ गया 4r की पावर 4 माइनस x की पावर 4 एंड प्लस 4r की पावर 4 minus माइनस 4r की पावर 4 एंड is प्लस 4 टाइम्स square r r स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 4r स्क्वायर, ये आएगा बेसिकली। इसमें ये 4r की पावर 4 विल गेट कंप्लीटली कैंसल्ड और एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा बाहर, है ना। एक्स स्क्वायर का टर्म इधर भी Yes. है, एक्स स्क्वायर का इधर भी है, तो एक्स स्क्वायर बाहर ले जाकर के बाहर में आएगा पाई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा फिर? 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हारा लेटरल सरफेस एरिया आ गई, सरफेस एल एस एल आ गया, फंक्शन ऑफ एक्स। इसका डोमेन क्या आएगा? एक्स वेरिएबल है ना, ये एक्स वेरिएबल है, तो डोमेन क्या आएगा इसका? व्हाट इज डोमेन? x less than 2r तो x बिलोंग्स टू 0 to 2r, ऐसा आ जाएगा। x इक्वल टू 0 होगा तो भी ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड मतलब है कि फिर वो कोन फॉर्म ही नहीं होगा, और अगर x 2r हो जाएगा तो भी लेटरल सरफेस एरिया तुम्हारी जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि फिर x 2r कब होगा? x 2r तब होगा जब बेस का स्मॉल r 0 हो जाएगा। स्मॉल r 0 हो जाएगा मतलब जैसे जैसे आप इधर लाओगे ना, ऐसे ऐसे, तो आप देखोगे कि x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसा ऐसा कोन बनेगा। तो फाइनली जब ये बेस का एरिया 0 हो जाएगा तो जस्ट एक लाइन जैसा हो जाएगा। एनीवे, 9th क्वेश्चन हो गया, कोन जनरेट इंडिकेट द डोमेन ऑफ डेफिनेशन हो गया। इसके अलावा 10th 11th 12th में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 11 12 फटाफट जल्दी बोलो यार, टाइम नहीं किल करो। टेंस तो हो गया था ना पिछली क्लास में किसी। नहीं नहीं, इसमें से कोई क्वेश्चन तो डिस्कस किया नहीं था। इसमें से कोई भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया है। ये तो आपको करने के लिए दिया था कि आप करना, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे क्लास के बाद, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जो डाउट होगा। तो 10 और 11 में कोई डाउट है कि नहीं? जल्दी बोलो फटाफट। नो सर, बाकी में तो नहीं है। कोई भी डाउट नहीं? बाकी जनता सब, किसी को भी कोई डाउट नहीं है? मेहुल ने बोल दिया कोई डाउट नहीं है, साकेत ने भी बोल दिया कोई डाउट नहीं है, बाकी सभी लोगों को कोई डाउट नहीं है भाई? यश, नो सर। सॉल्व किया था सारा? सर पूरी नहीं हुई थी, 12th क्वेश्चन तक कोई डाउट नहीं है। नहीं, ये तो गलत बात है ना, फिर ऐसे कैसे काम चलेंगे? आप इस तरह से काम करेंगे तो पूरी क्यों नहीं हुई भाई? सर अभी आज करके नहीं तो आज करेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ी मैं डिस्कस करूंगा इसको।
चलो ऐसा करो, अभी फटाफट जल्दी अभी करो तुम लोग। एक तो क्वेश्चन नंबर 16, नॉट 16, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 17, 18, जल्दी आंसर करो। देखो आप लोग, दो तीन चीज है, एक तो परफॉर्मेंस भी लो जा रहा है आपकी बैच का, पता नहीं क्या रीजन है, आई डोंट नो। दूसरी चीज है कि आप लोग काम नहीं कर रहे हो, रीजन तो समझ में आ ही रहा मुझको। और दूसरी बात यह है कि आप कोई डाउट नहीं, कोई एनर्जी नहीं, तो जो एक होता है ना कि बेस्ट स्टूडेंट्स का जो एक क्वालिटी होता है वो दिख ही नहीं रही। तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? इस तरह से कैसे सिलेबस खत्म होगा? जहां हमारा टारगेट है सितंबर तक सिलेबस खत्म करने का, तो ऐसे काम करने पे कैसे खत्म होगा बताओ? मालूम है ऑफलाइन वाले बच्चे कर चुके हैं यहां तक, उनका भी हो गया, जस्ट यहीं पर है, फंक्शनैलिटी का पूरा कर चुके हैं वो लोग, तो दे विल आउट परफॉर्म यू। ये बात मान लो कि दे विल आउट, मेनी ऑफ देम विल आउट परफॉर्म यू, अगर आप जो है एफर्ट नहीं डालेंगे तो। और मैंने बताया था कि 11th के बाद 12th में बहुत सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। 12th में बहुत सारे बच्चे बहुत बेटर परफॉर्म करने लगते हैं, और 11th में अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे खराब हो जाते हैं, और ये हर साल होता है। इसलिए डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड पुट योर एंटायर एनर्जी इनटू इट, जितना ज्यादा से ज्यादा कम, क्योंकि आप अब इसमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको। कैलकुलस के अंदर में मुझे कराने के लिए कम है, आपको करने के लिए ज्यादा है। मैं तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपको, उसके बाद केवल आपको करना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन करोगे उतना कम है, मैं बता रहा हूं, इतने क्वेश्चंस हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, अब ये क्वेश्चन, ये जो फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये फंक्शन बहुत बार आपके सामने आएगा। फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पहले भी आ चुका है, इस नॉट की आपके लिए बहुत सिंपल सी बात है, ये बहुत स्ट्रेंज सी बात है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फंक्शन को आप जानते हो, क्या क्या जानते हो इसके बारे में? इसकी मैक्स वैल्यू क्या होती है? रूट 2 सर। √2, मिनिमम वैल्यू -√2, -√2। ये दिस बिलोंग्स टू -√2 टू √2, बट वो यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या, कि फाइंड आउट द मोनोटोनिक नेचर ऑफ दिस फंक्शन, कि ये फंक्शन कैसा नेचर है, किस तरह का नेचर है। अब जैसे मैं बोलूं कि इस फंक्शन का y प्राइम लो आप, तो y प्राइम इसका क्या आएगा? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसाइन एक्स, और कोसाइन का माइनस साइन एक्स। कोसाइन एक्स माइनस साइन एक्स। अब अगर बोला जाए 0 से पाई इंटरवल में, तो अब 0 से पाई इंटरवल में ये कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, अगर आप ये जानना चाह रहे हो तो कैसे करोगे आप? तो आप, सबसे आसान तरीका ये है कि आप 0, ये 0 है, ये π/2 है, और ये पाई है। अब इस इंटरवल में आप क्या करो, दोनों फंक्शन का ग्राफ बना दो। किसका? साइन का भी ग्राफ बना दो और कॉस का भी ग्राफ बना दो, एक ही स्केल पर। तो अगर मैं साइन का ग्राफ बनाता हूं तो π/2 पर साइन की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से लेकर के ये ऐसा 1 होगा, और 1 के बाद ये डिक्रीज करके यहाँ पर पाई पर 0 हो जाएगा, ये मान लो पाई है। अब कॉस का ग्राफ बना दो इसी पर, जब सेम फ्रेम पर कॉस का ग्राफ बनाओगे तो कोसाइन एक्स का ग्राफ तुम्हें कैसा नजर आएगा? ऐसा। कॉस की वैल्यू 0 पर क्या होती है? 1 होती है, तो यहाँ पर 1 हो जाए, और यहाँ π/2 पर 0 हो जाएगी, तो इट विल डिक्रीज फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड देन इट विल डिक्रीज फर्दर अप टू -1, पाई पर वैल्यू -1 हो जाती है। कहाँ पर दोनों कट करते हैं? ये कौन सा पॉइंट होता है जहां पर साइन और कॉस इंटरसेक्ट करते हैं? π/4 पर। तो अब हमें देखना है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव के लिए कॉस की वैल्यू साइन से बड़ी आनी चाहिए, तो कॉस का ग्राफ साइन एक्स के ग्राफ के ऊपर कहाँ लाई कर रहा है? बड़ा वैल्यू होते वाई कोऑर्डिनेट। हाँ, तो 0 से π/4 में कॉस बड़ा है साइन से, तो ये पॉजिटिव आ गया कब? इफ x बिलोंग्स टू, बोलो, 0 to π/4। और अगर x की वैल्यू अदरवाइज है, मतलब अगर x जो है π/4 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो उस इंटरवल में क्या है? पाई क्या, इवन आगे भी जाओ, समझ रहे हो?
अगर मैं इसका ग्राफ को ऐसे पूरा इधर ले जाता हूँ और इसके ग्राफ को भी हम फर्दर लाते हैं डाउन साइन के ग्राफ को, तो तुम बता सकते हो कि कब तक ये कॉस जो है छोटा रहेगा साइन से? 5 π/4 तक, बिल्कुल 5 π/4 तक। तो 5 π/4 तक इस इंटरवल में नेगेटिव आएगा डेरिवेटिव, और उसके बाद फिर से डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है 0 से π/4 में। अब यहां पर मैं आपको बताऊं ना, इससे पता चल जाता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होगा। जैसे 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन को अगर मैं fx बोल रहा हूं, इस फंक्शन को अगर मैं fx बोल रहा हूं, तो f0 क्या है बेटा? 1 है, यहां पर है। और f π/4 क्या होगा? √2। π/4 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी √2, तो 1 के आगे यहाँ √2 आ गया, यहाँ मान लो। तो ये ग्राफ ना ऐसे जाएगा। मैं किसका ग्राफ बना रहा हूं अभी? साइन एक्स का ग्राफ ऐसा, यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा जाएगा। इसके बाद ये कम होगा, π/2 पर क्या हो जाएगा? फिर से 1 हो जाएगा, क्योंकि π/2 पर साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर से यहीं आ जाएगा ऐसा ऐसा। और इसके बाद फिर क्योंकि 0 से π/2 तक ये फंक्शन कैसा है, 0 से π/4 तक मैक्स था, इंक्रीज किया, और इंक्रीज करने के बाद अब ये डिक्रीज कर रहा है। कहां तक डिक्रीज करेगा? 5 π/4 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 5 π/4 हाँ, साइन 5 π/4 जो है वो -1/√2 हो जाएगा, और कॉस 5 π/4 क्या हो जाएगा? वो भी -1/√2 हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा? -√2। मतलब ये कभी 0 भी होगा ना, ये फंक्शन की वैल्यू 0 कब होगी? 3 π/4 हाँ, 3 π/4 पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ तो ये ऐसे यहाँ से ऐसे जाएगा, और यहाँ से ऐसे 0 होगा, और 0 के बाद -√2 तक जाएगा, ऐसा ऐसा, फिर ऐसे आएगा। तो ये इसकी रेंज ऐसे प्लस माइनस होती रहेगी। एनीवे, ये तो बात समझ में आ गई। अब अगला पार्ट इसमें क्या था? वेरीफाई वेदर द इनइक्वालिटी क्या साइन ऑफ 23 डिग्री प्लस कोसाइन 23 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन ऑफ 53 डिग्री प्लस कोसाइन ऑफ 53 डिग्री। ये इनइक्वालिटी को वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे आप? CD वाला नहीं, अब इसमें सबसे पहले ये देखना है कि जो ये हमारा वैल्यू है f ऑफ 23 डिग्री, और ये है f ऑफ 53 डिग्री, ये दोनों एंगल 23 इनपुट एंड 53 इनपुट, क्या ये दोनों इनपुट सेम मोनोटोनिसिटी के डोमेन में है? वो इंक्रीजिंग है 23 और 53 एक इंक्रीजिंग में है, एक डिक्रीजिंग में है। अगर सेम मोनोटोनिक इंटरवल के अंदर में हमें कंपेयर करना होता है फंक्शन को, तो वो तो आराम से हो जाता है। अगर डिफरेंट है तो दिक्कत होगी, समझ रहे हो? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम यहाँ क्या करें? अब हमें ये देखना पड़ेगा कि बिकॉज साइन और कॉस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो 53 डिग्री को या तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि होगा क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिप्लेस करोगे तो साइन वाला कॉस बन जाएगा, कॉस वाला साइन बन जाएगा, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ये बात को दिमाग में रखेंगे कि ये हमारा फंक्शन है, उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है क्या, कि f ऑफ π/2 माइनस x इज इक्वल टू fx। क्यों? बिकॉज साइन ऑफ π/2 माइनस x क्या होता है बेटा? cos x होता है, और cos ऑफ π/2 माइनस x क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। तो साइन प्लस कॉस फंक्शन जो है वो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। इसकी वजह से आई कैन क्लेम, क्या मैं बोल सकता हूं कि क्या बोल सकता हूं कि f ऑफ 53 डिग्री इज नथिंग बट f ऑफ, बोलो, 37 डिग्री। यस। तो हमें कंपेयर करना है कि f ऑफ 23 डिग्री और f ऑफ 37 डिग्री में कौन बड़ा है, मतलब वेदर f 23 डिग्री इज ग्रेटर देन f ऑफ 37 डिग्री और लेस।
मतलब F23 को F53 से कंपेयर करना इज एज गुड एज F23 को F37 से कंपेयर करना। अब 37 डिग्री और 23 डिग्री ये तो सेम मोनोटोनिसिटी में आ गए। यस, तो अब हम आराम से कंपेयर कर लेंगे। अब हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा? हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा जल्दी बताओ। अब आप खुद आर्ग्यूमेंट दो, आप दे सकते हो। अब बोलोगे क्या? सिंस fx इज इंक्रीजिंग in the interval 0 to pi by 4 0 to pi by 4, अगर डिग्री में बोलो तो 0 to 45 degree interval, and therefore 23 degree is less than 37 degree, and therefore increasing function ऑपरेट कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। F23 degree will be less than f of 37 degree, but f of 37 degree is same as f of 53 degree। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो यहां से आ गया कि साइन ऑफ 23 डिग्री प्लस कोसाइन ऑफ 23 डिग्री इज लेस देन साइन ऑफ 53 डिग्री प्लस कोसाइन ऑफ 53 डिग्री। तो दिस इज पावर ऑफ कैलकुलस, कि जहां पर ना तो हमने 23 डिग्री के साइन की वैल्यू निकाली, ना कोसाइन की वैल्यू निकाली, ना 53 डिग्री के साइन या कोसाइन की वैल्यू निकाली, रादर हमने केवल कैलकुलस का इस्तेमाल किया, नेचर ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल किया और कंपेयर कर लिया, इनइक्वालिटी को एस्टैब्लिश कर दिया। तो ये एक पूरा इस तरह का काम करने के लिए एक चैप्टर ही डेडिकेटेड होगा। अभी मैं सिर्फ था कि आपने मोनोटोनिसिटी पढ़ी, आपने कैलकुलस थोड़ा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा, तो उसको हम कहाँ यूज करेंगे वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ये क्वेश्चन था। 18th क्वेश्चन हो गया सबका? यस सर। किया है या नहीं किया है? ऐसे मत यस सर मत बोलो, अगर नहीं किया तो मत बोलो, अगर ऐसे सुपरफिशियली कर लिया तो मैं मान लेता हूं। आपने अच्छे से किया है कि नहीं 18th क्वेश्चन? अच्छे से कॉपी में कर। चलो बताओ कैसे, समझाओ क्वेश्चन नंबर 18। सर इसमें पहले तो y डैश निकाल दिया था। ओके, वेरी करेक्ट। जैसे y तुम्हारा है साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो y प्राइम आपने निकाला, dy बाई डी एक्स निकाला, y प्राइम क्या है? x cos x माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस डिवाइड बाय x स्क्वायर हो गया। फिर सर फिर ये y डैश हमारा पॉजिटिव होएगा, x बिलोंगिंग टू पाई बाय 2 से, तो पाई के लिए तो दिख ही रहा है कि पॉजिटिव होएगा। पाई बाय 2 से पाई के लिए पॉजिटिव दिख रहा है? नहीं सर, नेगेटिव। कैसे दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। सर कोस नेगेटिव हो जाएगा ना, साइन पॉजिटिव रहेगा। कॉस नेगेटिव हो गया पाई बाय 2 से पाई में। यस सर, और साइन पॉजिटिव। हाँ ठीक है। अच्छा, तुमने बोला कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो गया तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, तो ये दिख रहा है, मान लिया। पाई बाय 2 से पाई में नेगेटिव है। समझ रहे हो इन्होंने क्या, इनका आर्ग्यूमेंट समझ रहे हो ना? Yes, sir. सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि जब x की वैल्यू जो है वो पाई बाय 2 से पाई इंटरवल में होगी, तो इस इंटरवल में सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको सभी को पता है कि कोसाइन x की वैल्यू नेगेटिव होती है और साइन x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। x तो पॉजिटिव ही है, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है अनडाउटेडली। तो न्यूमरेटर में इन्होंने बोला कि ये जो फर्स्ट वाला है x cos x और ये sin x, इन्होंने बोला ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तो पहला टर्म नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव इंटू माइनस है, तो ये तो नेगेटिव और नेगेटिव का सम नेगेटिव है, तो ये आ गया नेगेटिव। मान लिया मैंने, बिल्कुल सही बोला आपने। फिर सर और 0 से पाई बाय 2 के लिए, 0 से पाई बाय 2 के लिए tan x और x के ग्राफ से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सब मान गया कि तुमने सही, बिल्कुल सही किया। इन्होंने क्या किया देखो, cos x को कॉमन ले लो ना इस एक्सप्रेशन को देखने के लिए, तो cos x क्या होता है, x cos x इंटू एक्स माइनस tan x हो गया है ना ये, और नीचे हो गया x स्क्वायर। अब देखो दो बातें, अगर x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 की बात करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, याद आया 11th में ये चीज हमने करी हुई है, तो शायद आप आसानी से उसको कनेक्ट कर सको कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये होती है, टेंजेंट का x इज इक्वल टू 0 कुछ। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि tan का ग्राफ ऐसा होता है
आई होप सबको याद होगा, लिमिट करते समय भी बताया था, है ना। और साइन का ग्राफ ऐसा होता है, क्यों जनता याद है कि नहीं? और ये y Yes, कोऑर्डिनेट। sir. तो 0 से π/2 इंटरवल की अगर हम बात करें तो फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to π/2 वी कैन से फॉर श्योर दैट साइन x जो है सबसे छोटा होता है, उसके बाद x आता है, उसके बाद tan x आता है। तो sin x इज लेस देन x इज लेस देन tan x। तो हमें बेसिकली चाहिए कि x इज लेस देन tan x, दिस इज फॉर श्योर। अब 0 से π/2 में x tan x से छोटा है, तो ये क्लियर हो गया कि ये क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव, क्योंकि x बड़ा है, tan x नहीं, x tan x से छोटा है, तो ये हो गया नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। एंड व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स? cos x पॉजिटिव है और x cos negative x पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर तो Negative. हाँ, तो प्लस इंटू माइनस नेगेटिव हो गया। इवन मैं बताऊं तो अगर आप जो है इसी ग्राफ पर, इसी एनालिसिस पर आगे सोच लो यहीं पर कि भाई इसके बाद tan कैसा होगा, तो यहां पर tan का ग्राफ फिर से ऐसा जाएगा। तो अगर मैं π/2 से पाई इंटरवल की बात करूं, π/2 से पाई इंटरवल में, तो भी तो आप देखो कि x बड़ा है, tan x छोटा होगा, क्योंकि x तो Yes. यहां, तो x माइनस tan x, तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा जो ब्रैकेट है ना ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और अब ये नेगेटिव हो जाएगा। Yes, sir. तो न्यूमरेटर में दो फैक्टर है, cos और x माइनस tan। जब cos पॉजिटिव था तो x माइनस tan नेगेटिव था, जब cos नेगेटिव है तो x माइनस tan पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव है। इसलिए ये हुआ कि ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो sin x by x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है 0 से पाई, ऐसा नहीं कि हमेशा डिक्रीजिंग है। अभी हमने एनालिसिस किया कहां तक, 0 से पाई इंटरवल तक, उसके आगे भी आप एनालाइज इसी तरह से कर सकते हैं, बट हमें उतने की जरूरत थी। अब यहां इन्होंने क्या पूछा कि अल्फा बीटा 0 से पाई के बीच में है, तो हमारा काम खत्म हो गया, इस क्वेश्चन का हो गया काम खत्म कि नहीं। दिया हुआ अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बोथ आर लाइंग बिटवीन 0 to पाई, और f हमारा कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम f ऑपरेट करेंगे तो f अल्फा इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, f अल्फा ग्रेटर देन f बीटा हो जाएगा, और यही से प्रूव हो जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इज ग्रेटर देन साइन बीटा डिवाइडेड बाय बीटा। अब ये वो फंक्शंस को आप कंपेयर कर रहे हो, वो इनइक्वालिटीज को प्रूव कर रहे हो जिनकी वैल्यूज निकालना एज सच आसान नहीं है। साइन अल्फा की वैल्यू कुछ अलग तरीके से आती है, अल्फा पाई के फॉर्म में, तो उन वैल्यूज को अदरवाइज कंपेयर करना इज वेरी टफ। तो ये कंपैरिजन हो गया विदाउट कैलकुलस, मतलब इवैल्यूएट करके ट्रिग्नोमेट्रिकली कंपेयर करना इज वेरी टफ। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन का एप्लीकेशन। तो एक एप्लीकेशन तो ये है कि विद द हेल्प ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन यू कैन कंपेयर नंबर्स, यू कैन कंपेयर वैल्यूज, यू कैन एस्टैब्लिश इनइक्वालिटीज, यू कैन प्रूव इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग नंबर्स एंड फंक्शंस। दूसरा एप्लीकेशन है कि वी कैन फाइंड द एंटायर नेचर ऑफ अ कर्व, उसका ग्राफ बना सकते हैं, उसका मोनोटोनिक इंटरवल्स डिसाइड कर सकते हैं, उसका मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, उसकी रेंज वगैरह बता सकते हैं। तो उस तरह के काम भी हम कर सकते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस में चाहता था कि आप उसको जरूर करो। सर मैंने वो ग्राफ वाले पे आपको एक डाउट भेजा था। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ तुम्हारा ये आई होप वो यही वाला क्वेश्चन था, ये 15th वाला। नहीं सर, तो गेम किसका था? गेम 3 का था सर, वो तो x - 2 होल की पावर 5 into 2x + 1। अच्छा, मैं समझ गया, उस पर भी आ गया। थोड़ा सा नहीं, किसी ने एक ये वाला भी शेयर किया था, इस वाले को भी देख लो, अभी तुरंत ही देख लेते हैं, एक मिनट लगेगा। ये जो जैसे फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन है x की पावर 4 - 2x स्क्वायर + 6, इसका पूरा एनालिसिस करनी है, और ये 19th भी। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरे साथ साथ थोड़ा वर्क करो, सो दैट थोड़ी और मेच्योर हो जाए आपकी समझ। तो मान लो एक फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात मैं कर रहा था, y = x to the power 4 - 2x स्क्वायर + 6। अब बोल रहे हैं कि इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको पता है ग्राफ मतलब क्या, ग्राफ छोड़ो, इसका मोनोटोनिसिटी डिसाइड करना है। तो हमने क्या क्या स्टेप बताए थे, डोमेन इसका क्या बताओ,
तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन ऑल रियल नंबर है। आप में से कितने लोग इसकी रेंज बता सकते हो? बता सकते क्या करना होगा रेंज के लिए बताओ? स्क्वायर कंप्लीट कर लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो आप लिख सकते हैं x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। तो ये हो गया तुम्हारा x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो मिनिमम वैल्यू तो आपको, अगर आपसे कोई बोले कि रेंज इसकी फाइंड करो तो रेंज भी मिल रही है, 5 इज द मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू विल गो टू इन्फिनिटी। ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है, रियल नंबर का स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 से इन्फिनिटी लाई करेगा, और इसमें अगर 5 ऐड करोगे तो 5 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो डोमेन ये है और रेंज ये है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। नो सर। अब y प्राइम निकालो इसका, dy बाई dx क्या आएगा बेटा बोलो? 4x क्यूब, बोलते रहो। -4x माइनस 4x, कॉमन ले लो 4x, तो क्या आया? x स्क्वायर माइनस 1, फैक्टर किया तो क्या आ गया? 4x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। x+1। अब हमें साइन स्कीम चाहिए होती है डेरिवेटिव की ना, अगर मोनोटोनिसिटी डिसाइड करनी है तो इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करेंगे। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट हैं आपके? -1 0 1 -1 है, 0 है और 1 है, तो ये रहा -1 और ये रहा 0 और ये रहा 1 सपोज करो। अब सबसे पहले तो साइन स्कीम ये बोलती है कि 1 के राइट साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, कोई डाउट तो नहीं, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। फिर हर एक रूट 0 1 और -1 तीनों रूट सिंगल टाइम्स है, एक बार है, तो ऑड अकरेंस ऑफ रूट पर हम ऑड रिपीटिशन पर साइन चेंज होता जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा साइन, यहाँ फिर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ फिर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था कि अगर लेफ्ट से राइट जाते समय अगर फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव में डेरिवेटिव का साइन, ये किसका साइन स्कीम है? ये मिनिमा है, होता है सर फिर। ये साइन स्कीम किसकी है? ये साइन स्कीम किसकी है? dy बाई dx की है, Yes, sir। डेरिवेटिव की। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में लोकल मिनिमा होता है मिनिमा ना? होता है। तो अब देखो, अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। जहां पर डेरिवेटिव का साइन, क्रिटिकल पॉइंट पर पहले वैल्यू निकाल लो। क्या बोला मैंने? सबसे पहले अगर मुझे ग्राफ करना है, तो फाइंड वैल्यूज एट क्रिटिकल पॉइंट, वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट, एट ईच क्रिटिकल पॉइंट। जैसे -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या? फंक्शन तुम्हारा ये है, ये f(x) है, ये f ऑफ -1 क्या आया बताओ? f ऑफ -1 क्या है? 8। अरे यार -1 पुट करना है, 6 नहीं 7 5 है 5। अच्छा जी, और f ऑफ 1 भी 5 आएगा क्योंकि ये इवन फंक्शन है ना, यस सर। तो f ऑफ 1 भी 5 आएगा। और 0 पर वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही। -1 पर वैल्यू 5 है। अब मैं थोड़ा सा अगर ऐसा प्लान कर लूं तो अभी यहाँ तो ऐसे, यहाँ मान लो है, ऐसा स्केल पे नहीं है बट ये है 5, -1,5 मैंने मार्क कर दिया और 1,5 भी मार्क कर दिया यहाँ पर, 1,5 और 0 पर वैल्यू कितनी है? 6 है। थोड़ा और नीचे मार्क करो यार, स्केल जब अवॉइड कर रहे हैं तो यहाँ ले लो और इस पर वैल्यू 6 मार्क कर दो, ये वाला हटा देना आप प्लीज। 1 पर मिनिमा है कि मैक्सिमा? कैसे डिसाइड कर रहे हैं? सर 1 पे मिनिमा है। मिनिमा से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है स्लोप। तो यहाँ पर -1 पर मिनिमा है क्योंकि ऐसे डिक्रीज Yes, करता हुआ फंक्शन आ रहा है, डिक्रीज 0 करता पे हुआ आ रहा है, यहाँ के बाद में इंक्रीज करेगा ऐसे ऐसे। यहाँ पर इस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है, डेरिवेटिव 0 का मतलब होता है टेंजेंट का स्लोप 0 है, तो टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। ऐसे इस वाले पॉइंट पर भी डेरिवेटिव 0 है तो टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, और ये वाले पॉइंट पर भी डेरिवेटिव 0 है तो टेंजेंट लाइन यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल होगी। व्हाट डज डेरिवेटिव रिप्रेजेंट? डेरिवेटिव बताता है उस पॉइंट पर कर्व के टेंजेंट की स्लोप का वैल्यू, और
इसके बाद यहाँ से ग्राफ इंक्रीज करते हुए जा रहा है, क्योंकि -1 से 0 तक ग्राफ इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करते हुए जाएगा। यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज करने का रेट कम हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज क्या है, 0। और इसके बाद फिर ये डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये मिनिमम फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और इसके बाद फिर से यहाँ पर मिनिमम फॉर्म हुआ और फिर से इंक्रीज करना शुरू करेगा और यहाँ से इंक्रीज करते हुए चला जाएगा सर। बिकॉज इवन फंक्शन है तो y एक्सिस के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक भी होगा, तो जस्ट ये ऐसे जाएगा ऐसे। ये ग्राफ किसका है, ये किसका ग्राफ है जी, fx का, y इक्वल टू fx का ग्राफ बन गया। इनफैक्ट अगर हम चाहें कि थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना चाहें तो हम y डबल प्राइम तक जा सकते हैं, कि y डबल प्राइम निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 12x square माइनस minus 4। 4. तो अब यहाँ से देखोगे तो आपका 4 कॉमन लोगे ना, 4 क्या 12 ही कॉमन ले लो तो भी चलेगा। 4 कॉमन लोगे तो आएगा x√3 का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। 0 मत करो, तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल जाएगी कि स्लोप कहाँ पर, डबल डेरिवेटिव कहाँ 0 होगा, या डबल डेरिवेटिव का साइन स्कीम पता चल जाएगा। दिस इज एक्चुअली 4 टाइम्स, rather 4 into 3 times x minus 1 by √3 into x plus 1 by √3। तो आपका ये पता चल जाएगा कि अगर x की वैल्यू -1 by √3 से छोटी है, जब x की वैल्यू -1 by √3 से 1 by √3 है, और जब x की वैल्यू 1 by √3 से बड़ी है, इस इंटरवल में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। इस इंटरवल में -1 by √3 से 1 by √3 में डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा और इधर फिर पॉजिटिव आएगा। दिख रहा है कि नहीं आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ 1 by √3 यहाँ कहीं आएगा, ध्यान से सुनो। ये जो अब बता रहा हूँ ये काफी थोड़े से एडवांस लेवल की बात है, लेकिन आप आराम से समझ सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं बता रहा हूँ जो बहुत ही फॉरेन एलिमेंट है। ये 1 by √3 है और ये -1 by √3। ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जहां पर डबल डेरिवेटिव 0 हो गया, मतलब कर्वेचर नहीं है, बेंडिंग नहीं है, वहां पर स्ट्रेट हो गया ग्राफ। इसके अलावा हर पॉइंट पर ग्राफ क्या है, बेंड हो रहा है। तो ये पॉइंट पर टेंजेंट के साथ मर्ज कर जाएगा ग्राफ ऐसे, और ये पॉइंट पर भी टेंजेंट के साथ मर्ज कर जाएगा। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, ये -1 by √3 से 1 by √3 के बीच में ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, ऐसा कटोरी जैसे होती ना, ऐसे नीचे की तरफ कप है, कप इज डाउनवर्ड। और इधर जब जा रहे हैं, इन दोनों पॉइंट के बियॉन्ड जब जा रहे हैं, तो ये अबव द टेंजेंट है, अबव कप, उसका बेंडिंग अप है, यहां तक बेंडिंग अप है और वहां उसके बाद बेंडिंग डाउन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो ये जो पॉइंट पर चेंज हुआ ना, अब यहां पर ये जो मैं बता रहा हूं इसको लिख लो कहीं नोट करके, इट विल गिव यू अ लीड विज अदर, दूसरे बच्चों के रिस्पेक्ट में, दूसरे कॉन्टेस्टेंट के रिस्पेक्ट में आपको लीड मिल जाएगी 2-3 महीने 4 महीने की। क्या कि if f double dash x is negative, that is curvature is concave down बोलते हैं उसको, नीचे की तरफ कनकेव है, देन इसका ज्योमेट्रिक सेंस क्या होता है, मतलब टेक्निकल सेंस ये होता है कि कर्व लाइज बिलो इट्स टेंजेंट। और इसको टेक्निकली याद रखने के लिए, जब टेंजेंट मतलब लाइन और स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर 0 होता है, स्ट्रेट लाइन का डबल डेरिवेटिव 0 होता है, तो जब डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो टेंजेंट के साथ कर्व मर्ज होगा, बिल्कुल टेंजेंट जैसा कर्वेचर होगा उसका। लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा हो गया तो टेंजेंट के नीचे चला जाएगा। टेंजेंट के नीचे का मतलब क्या है कि ये जब ऐसा कोई कर्व आपको दिखेगा तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट कर्व के ऊपर होगी, किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ करोगे
tangent will lie above the curve. Are you able to figure out? Yes, sir. और जब आप कनकेव आप ऐसे कर्वेचर आप ऐसा कोई कर्व देखते हो तो इसकी टेंजेंट लाइन हमेशा कर्व के बिलो लाई करेगी. कर्व विल बी अबव द टेंजेंट. तो कर्वेचर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, कर्व लाइज अबव द टेंजेंट. डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, कर्व लाइज बिलो द टेंजेंट. तो कर्व लाइज बिलो द टेंजेंट. ये कब हुआ? जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है. दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? अगर डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर या किसी रीजन में पॉजिटिव है, मतलब है कि कनकेव अप है. बेंडिंग क्या है? कनकेव अपवर्ड. तो इसमें आपको कैसे पहचान में आएगा? तो कर्व लाइज अबव द टेंजेंट. कर्व ऑलवेज लाइज मतलब प्लेस्ड, अबव मतलब ऊपर टेंजेंट. तो टेंजेंट नीचे होगी, कर्व ऊपर होगा. ठीक है जी. तो इस पूरे डिस्कशन से कुछ बातें समझ में आई कि आपको क्या क्या डिसीजंस लेने में आपको हेल्प मिलेगी. Yes, sir. जैसे ना इसी का एक एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूं. साइन एक्स फंक्शन देखा ना आपने? Yes, sir. साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है. साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना. कैसा होता है? ये साइन एक्स ऐसा ग्राफ होता है. मान लो ये 0 और ये क्या है? पाई है. इसका y को तो साइन एक्स अगर फंक्शन है तो इसका डबल डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करो, y प्राइम क्या होगा? cos x. और y डबल प्राइम क्या होगा? साइन एक्स. माइनस साइन Minus sign. नेगेटिव साइन एक्स. तो कैन आई से दैट डबल प्राइम इज नेगेटिव 0 से पाई इंटरवल में? क्योंकि 0 से पाई इंटरवल में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नेगेटिव साइन एक्स है तो ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर है. तो ये कनकेव डाउनवर्ड है कि नहीं? Yes, sir. कनकेव डाउनवर्ड दिख भी रहा है कि कर्वेचर इसकी कनकेव डाउन है. कनकेव डाउन होने का मतलब क्या है? कि इसकी टेंजेंट कर्व के ऊपर होगी और कॉर्ड हमेशा कर्व के नीचे होगी. ये वाला पॉइंट भी वहां लिख दो. कनकेव डाउनवर्ड है तो कॉर्ड ऑलवेज लाइज बिलो द टेंजेंट. लिखने का मतलब समझो, फील करो कि टेंजेंट हमेशा ऊपर रहेगी कर्व के और कोई भी कॉर्ड ज्वाइन करोगे तो कॉर्ड नीचे रहेगी. अब अगर कॉर्ड नीचे रहेगी तो मान लो इस पर हम 3 कॉर्ड लेते हैं, मतलब 2 कॉर्ड लेते हैं. मान लो एक कॉर्ड ऐसे और एक कॉर्ड ऐसे मान लो, और एक ट्रायंगल ऐसे बन गया सपोज करो. तो आई कैन क्लेम दैट ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट को बोलता हूं ए कॉमा साइन ए, तो ए क्या हो गया? ए एक एंगल है ना, इनपुट. और ये पॉइंट हो गया बी कॉमा साइन बी, तो बी भी क्या हो गया? इनपुट है, एंगल है. और ये पॉइंट हो गया सी कॉमा साइन सी, सी कॉमा साइन सी, तो ये भी ये क्या हो गया? इनपुट एंगल हो गया. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 चीजें यहां पर इसी सिचुएशन के रिगार्डिंग मैं 2 चीजें पूछ रहा हूं. देखते हैं कि आप कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं. पहला चीज मैं पूछ रहा हूं कि प्रूव दैट साइन ऑफ A प्लस साइन ऑफ B by 2 is less than equal to sine of A plus B by 2, where if A and B are angles belonging to 0 to pi. एक ये प्रूफ करना है. दूसरा प्रूफ करना है, प्रूव दैट if ABC are angles of triangle, then
साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी is always less than equal to 3√3 by 2। ये दो चीजें आपको प्रूफ करनी है कि एबीसी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। मैं लगभग स्ट्रक्चर भी दिखा दिया आपको, कैसे सोचना है, कैसे प्रूफ करना है, वो भी आप सोच सकते हो, क्योंकि काफी सारी बातें मैंने हिंट के फॉर्म में डायग्राम पर दिखा दी। तो आपको बताना है कि कोई भी दो एंगल अगर 0 से पाई इंटरवल में ले रहे हैं तो उन दोनों एंगल के साइन का सम साइन ए प्लस साइन बी बाई 2, मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ साइन विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ द वैल्यूज ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ एंगल्स। तो इसको बोलते हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं मीन ऑफ वैल्यूज, अरिथमेटिक मीन ऑफ आउटपुट्स, और इसको बोलते हैं आउटपुट ऑफ अरिथमेटिक मीन, वैल्यू ऑफ मीन। कैसे करेंगे बताओ? कैसे करेंगे? पहले वाले को तो मतलब उसके बिना भी कर सकते थे, कैलकुलस वाले को। पहले वाले को कैलकुलस के बिना भी कर सकते थे, क्या बताओ कैसे करते? सर साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2, फिर कोस ए माइनस बी बाई 2 तो -1 से 1 तक जा सकता है। पर मतलब यहाँ पे 0 से पाई है तो वहां पे भी कुछ कंस्ट्रेंट हो जाएगा। क्या मतलब? साइन ए प्लस साइन बी इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। अच्छा, ओके, सीडी फॉर्मूला लगा करके, और Yes. फिर आप बोल दो कि cos a plus b by 2 is always a bounded function, it lies between so and so। तो वहां से, हाँ ठीक है, आई गॉट इट कि वहां से कर सकते हैं, बिल्कुल सही, अच्छा लगा मुझे। और कोई तरीका? तो सर अभी एक ग्राफ से सोच रहे हैं। सोचो फटाफट सोचो। इन्होंने जो पहला आर्ग्यूमेंट दिया, दिस गोज वेल। इन्होंने बोला कि सिंस साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी is equal to 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2, and because a and b are angle between 0 to pi, तो a minus b by 2 का cos का जो वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो this belongs to 0 to 1। और अगर ये 0 से 1 है तो ये जो पूरा राइट हैंड साइड है, एंड देयरफॉर RHS की वैल्यू क्या होगी? RHS is always less than or equal to 2 sin a plus b by 2। Agreed or not? क्योंकि 2 times sin a plus b by 2 multiplied by something which is less than 1, तो obviously agreeable है। बट इसी में अगर मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देता इसको, इसी सिचुएशन को, जैसे मैं अगर ऐसा बोल देता कि साइन ए प्लस 2 साइन बी बाई 3 इज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस 2b बाई 3। अब तो फिर आप कह ही रहे हो कि बस कैलकुलस वाला अब मैं बाउंड कर दिया कि अब तुम जो है वहां से नहीं जाओगे। अब आपको, हालांकि वहां से जाएंगे तो रास्ते वहां से भी निकलेंगे, ऐसा नहीं है। एवरी प्रॉब्लम गिव्स यू अ वेंट, कि किसी भी तरीके से सोचो तो रास्ते निकलते हैं। लेकिन
अब आपको मैं ज्यादा बाउंड कर रहा हूं कि कैलकुलस से सोचो। अब देखो कैलकुलस से सोचने का तरीका बड़ा सिंपल है। इसमें सिंपल सिर्फ है कि आपने जैसे ही बोला कि कनकेव डाउन है तो इमीडिएटली इसका मतलब हो गया कि कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड अगर ड्रॉ करेंगे इस कर्व की तो कॉर्ड नीचे होगी, कर्व ऊपर होगा। तो एनी कॉर्ड लाइज बिलो द टेंजेंट। मानते हो कि नहीं मानते हो? कॉर्ड एक बार ये ड्रॉ लाइज, करके दिखा दो, कोड लाइज बिलो द टेंजेंट, समझ नहीं। अरे यार ये बताओ कि जब बेंडिंग डाउनवर्ड है, ऐसे नीचे की तरफ बेंड हो रहा है कर्व, कॉर्ड तो स्ट्रेट है, उसकी बेंडिंग नहीं है, तो कॉर्ड तो नीचे ही होगी ना। प्रूफ करने के लिए तब आपको पूरा कैलकुलस पे जाना पड़ेगा ना, मोनोट्रांसिटी से वहां आगे चल करके प्रूफ होगा। अभी उस प्रूफ में मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। अभी मैं सीधे बोल रहा हूं कि अगर जीरो कर्वेचर है तो टेंजेंट के साथ जा रहा है, कर्वेचर नेगेटिव है तो टेंजेंट के नीचे चला गया। तो टेंजेंट ऊपर, अब ऐसे सोचो, टेंजेंट तो ऊपर हो गई यहां कहीं ऐसे, और टेंजेंट के नीचे की तरफ मुड़ रहा है। अब इसी कर्व पे दो पॉइंट ले लो, उसको ज्वाइन करो तो कर्व क्या होगा? कर्व नीचे होगा, कर्व ऊपर होगा और कॉर्ड नीचे आ जाएगी, टेंजेंट ऊपर आ जाएगा। तो इसको प्रूफ, ये तो ऑब्वियस है। बट हाँ, कोई भी ऑब्वियस फैक्ट को प्रूफ किया जाता है, उस प्रूफ करने के लिए आपको कॉर्ड का फंक्शन बनाना पड़ेगा, कर्व का फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उसको जो है वो मोनोट्रांसिटी से आगे प्रूफ कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कॉर्ड लाइज बिलो द कर्व, इसका मतलब क्या हुआ? कॉर्ड का हर एक पॉइंट कर्व के नीचे लाई करेगा। अब जैसे मान लो कॉर्ड का, मैं ये एक पॉइंट कॉर्ड पे लेता हूं, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता हुआ, ध्यान से देखो, 2:1 रेशियो में। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जल्दी बताओ? ये पॉइंट है M, और इसी को ऊपर ले जाओ तो कर्व पर इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कर्व पे भी होगा। कर्व का जो पॉइंट है उसको मैं N लिख रहा हूं, N। There is a point M on the chord AB, the chord PQ, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। PQ कॉर्ड पर एक पॉइंट M ले रहा हूं, M का MN इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, MN को ऊपर प्रोजेक्ट किया तो कर्व को मीट कर रहा है मान लो QR पे। तो अब मुझे बताओ कि RN और MN में बड़ा कौन? RN और MN, RN is greater than MN. That means y coordinate of R is greater than y coordinate of M. Agreed कर, agreed? यस सर। अच्छा जी, what is y coordinate of M? y coordinate of M क्या है? 2 sin b plus sin a by 2। y coordinate 2 sin b, very correct, 2 sin b, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्लस sin a by 3। divided by 3. And what is x coordinate of M? 2b plus a by 3। 2b plus a by 3. What is x coordinate of R? Same. R का और M का x कोऑर्डिनेट सेम है ना, क्योंकि वर्टिकल लाइन है ये। What is y coordinate of R? Y coordinate of R is sin of XR. बोलो हाँ या ना? यस सर। तो आ गया तुम्हारा साइन ऑफ XR क्या है जी? a plus 2b by 3 is greater than क्या आ गया? साइन ऑफ a plus 2 sin b by 3। यहां पर इक्वालिटी हो सकती है, इसलिए मैं इक्वालिटी भी ले रहा हूं। इक्वालिटी कब होगी बताओगे? इक्वालिटी इफ a इक्वल टू b, अगर a और b इक्वल है का तो कोड ही नहीं बन। हाँ, a इक्वल टू b करोगे तो कॉर्ड दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, तो r और m भी कोइंसाइड कर जाएगा। तो ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अच्छा, ये प्रूफ कर दिया तो 1:2 रेशियो लिया तो ये वाला प्रूफ हो गया। अगर 1:1 रेशियो मिड पॉइंट ले लूंगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी भी रेशियो के लिए होता है। हाँ, वो तो m:n रेशियो लेकर के प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि जब आपने बोल दिया कि कॉर्ड नीचे है और कर्व ऊपर है ना, ऐसे है, ऐसे, तो Yes. कॉर्ड नीचे है कर्व ऊपर है, तो कॉर्ड का पॉइंट कर्व के पॉइंट से रिलेटिवली लोअर होगा, तो कॉर्ड का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कर्व के y कोऑर्डिनेट से क्या होगा? छोटा होगा। वही चीज प्रूव हो रही है। जो कर्व का पॉइंट होता है वो वैल्यू ऑफ मीन होता है, और जो कॉर्ड का पॉइंट होता है वो मीन ऑफ वैल्यू होता है। तो इसको बोलते हैं मीन, क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू इनइक्वालिटी।
मीन वैल्यू इनइक्वालिटी, या इसी को जेनसन्स इनइक्वालिटी बोलते हैं बेसिकली, इट इज कॉल्ड जेनसन इनइक्वालिटी। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैं दोबारा बताऊंगा, अभी इसलिए बता दिया कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे ना तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे एडवांस लेवल के, उसमें ये यूज हो सकता है, तो पहले से पता है तो क्वेश्चन करते रहोगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें जो मैं बता रहा हूँ। अब जरा ये वाला करके बताओ, चलो ये वाला जल्दी से। एबीसी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी लेस देन इक्वल टू 3√3/2 प्रूव करना है। फिर मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट यही यूज हो रहा है। साइन ए प्लस साइन, जब दो पॉइंट लेंगे और उनका मीन करेंगे तो वो हमेशा कॉर्ड का पॉइंट आएगा। जब 3 पॉइंट लेंगे और मीन करेंगे तो ये ट्रायंगल के अंदर का पॉइंट आएगा। व्हाट इज साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाई 3? सेंट्रोइड का बिल्कुल सेंट्रॉइड आ जाएगा इसका। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही। कि मान लो अगर इस पॉइंट को ऐसे मीडियन ज्वाइन कर लो, ऐसे एक मीडियन, और एक यहां पर मीडियन ज्वाइन कर लो ऐसे, तो ये पॉइंट सेंट्रॉइड हो गया जी। और सेंट्रॉइड जी का बारे में अगर बात किया जाए तो सेंट्रॉइड भी तो नीचे ही रहेगा जी कर्व के, बोलो। तो अगर मान लो ये जी एल इज द ऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, और इसी जीएल को ऊपर प्रोड्यूस करो और मान लो यहाँ एस पे मीट कर रहा है कर्व को, तो व्हाट कैन आई से? कांट आई से दैट एस एल इज ग्रेटर देन जीएल? जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एस एल जीएल से बड़ा है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नो सर। तो एस एल तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एस हो गया और जीएल हो गया वाई कोऑर्डिनेट ऑफ जी। नाउ लेट मी नो व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ जी, जल्दी बताओ। sin of a plus sin of b plus sin of c by तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ जी हो गया साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी बाय 3। एंड व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ जी? sin of a plus b plus c by हाँ, तो जी का एक्स कोऑर्डिनेट और एस का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ जी इज सेम एज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एस, और वो है क्या? तो वो है तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ s क्या हो जाएगा? तो y कोऑर्डिनेट ऑफ s इज नथिंग बट फंक्शंस वैल्यू एट x कोऑर्डिनेट ऑफ s, क्योंकि कर्व का पॉइंट क्या होता है? x, fx होता है। तो फंक्शन हमारा साइन है, तो ये हो गया तुम्हारा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई 3। बट फॉर्चुनेटली दिया हुआ है कि एबीसी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो ऑब्वियसली a प्लस बी प्लस सी पाई, तो ये साइन पाई बाई 3 हो गया। साइन पाई बाई 3 कितना होता है जी? 3√3। तो यहाँ से 3 साइन पाई बाई 3 साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b प्लस साइन ऑफ c आ जाएगा। तो आई थिंक रिजल्ट प्रूव हो गया कि नहीं? yes साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3√3/2। एंड इक्वालिटी कब होल्ड करेगी जी? तो इक्वालिटी यहां भी तभी होल्ड करेगी later जब a इक्वल टू b इक्वल टू c हो जाए, मतलब जब ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाए तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। तो ये कर्वेचर से और मोनोटोनिसिटी के एप्लीकेशंस का मैं सिर्फ हाईलाइट दिखा रहा हूं आपको कि कैसे ये सब चीजें जो आप सीख ले रहे हैं वो आपको एज देंगी एप्लीकेशन में और डिसीजन मेकिंग में इन कैलकुलस। एनीवे, तो ये वाला भी एक पॉइंट हो गया। क्लियर है? यहां तक सारा नोट कर चुके, आगे चलें? yes sir Yes. ठीक है, तो अब ये सब सारे क्वेश्चंस तो आप कर ही गए होंगे, मैं मान के चल रहा हूं। तो दिस वाज अबाउट द गेम 2। तो गेम 2 इज ओवर। अब गेम 3 में तुम्हारा जो क्वेश्चन था उस पर आते हैं जी।
गेम 3 में, हाँ गेम 3 में देखो यहाँ पर दो, ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 1 भी अच्छा था और क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा था। 1 तो हो गया था, वो 2 का एक्चुअली पहला पार्ट है। 1 का ग्राफ में है थोड़ा सा इश्यू कि ग्राफ अगर आपने किया कि नहीं किया, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ग्राफ हो गया, 1 का ग्राफ हो गया। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ और 2 का ए मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो चलो अभी करो फटाफट। 1 का ग्राफ कर, जो लोग कर चुके हैं, कौन कौन लोग 1 का ग्राफ बना चुके हैं? हो गया था सर। भाई बाकी लोगों से भी बात कर रहा हूँ। देखो कुछ लोग तो ना कुछ किए ही नहीं है। सुकृत तुमने किया था? हाँ तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा यार? यश ने तो पहले ही बोल दिया नहीं नहीं किया हुआ है। अभी चलो जरा 1 का ग्राफ बनाओ सभी लोग, तो तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन इनसे इनका डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ बनाओ। क्वेश्चन नंबर 1, जो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उसको अभी करके दिखाओ। ये क्वेश्चन अभी करिए तुरंत। 1 या 1 सेकेंड, 1 एंड 2 में ए पार्ट एंड 2 में ए बी सी तीनों ही करो। डी भी। हाँ जी। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है, और इसके बारे में आपको अगर इस फंक्शन के बारे में सोचना है तो कैसे सोचेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, तो y तुम्हारा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। नहीं ऐसा नहीं था, x माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर था, ऐसा ये फंक्शन है मालूम। तो इस फंक्शन को ग्राफ करने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इस फंक्शन का मोनोट्रांसिटी डिसाइड करना। मोनोट्रांसिटी पता चल जाएगा तो लगभग ग्राफ का आइडिया मिल जाता है। तो x माइनस 1 बाई एक्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? रियल एक्सेप्ट 0। Yes, sir. Real except 0. इसका डोमेन होगा ऑल रियल एक्सेप्ट 0। वेल डन। अच्छा, इसका रेंज के बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर सकते और करना जरूरी भी नहीं। कर सकते हैं ग्राफ बना के तो कर ही सकते। ग्राफ बना के तो कर ही सकते हैं, ऑब्वियस बात है। इनफैक्ट इसीलिए हम लोग ग्राफ करना चाह रहे हैं ताकि रेंज भी क्लियर हो जाए। तो एनीवे y प्राइम की बात करेंगे। अच्छा, ये फंक्शन ऑड होगा कि इवन? अब ऑड इवन के बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी बात कर चुके हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो ऑड इवन डिसाइड करने के लिए f माइनस एक्स निकालोगे तो आएगा माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स, जो कि माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। सो इसका ग्राफ जो है वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा। ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन।
हालांकि ये सब बातें फिर से करेंगे हम लोग डिटेल में, ऐसा नहीं है, ये मैं 11th के बेसिस पर आपसे, क्योंकि आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 11वीं में जो मैंने बताई बातें उनको आप यूज कर सके, बट अगर कहीं पर ट्रबल आ रही है, चीजें भूल गई है, तो नॉट टू वरी, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, रिकॉल हो रहा है, जस्ट ये मान लो। अब इसके बाद वाई प्राइम पे चलेंगे। वाई प्राइम इसका क्या हो गया जी, 1 प्लस 1/x²। इससे क्या पता चला, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही नहीं, रादर ये बोलो कि स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, स्लोप इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. इसका इस ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि 45 डिग्री से नीचे इसके स्लोप आएगी नहीं, 45 डिग्री इसके स्लोप मिनिमम है, उससे ज्यादा ही रहेगी, उससे कम नहीं होगी। एनीवे, इसके बाद में अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ गया, सेकंड डेरिवेटिव अगर निकालना चाहो तो क्या आएगा, y डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, तो -2/x³। और ये चीज डिपेंड करेगा साइन के ऊपर में, क्या कि अगर x नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, और अगर x पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है, ये तो हमें पता चल गया कि फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन कभी डिक्रीज नहीं करेगा, ऑलवेज इंक्रीज करेगा। लेकिन थोड़ी दिक्कत है कि कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए सीधे सीधे इसमें इनइक्वालिटी नहीं लगा सकते। और दूसरा कि ये फंक्शन कनकेव अपवर्ड है, ऐसे ऊपर की तरफ बेंड कर रहा है, कहां पर, -∞ से 0 में, और 0 से इन्फिनिटी में ये डाउनवर्ड बेंड कर रहा है। ये बात हमें पता चल रही है, इतने डिस्कशन से ये बात पता चल गई। अब आते हैं कि इसका ग्राफ बनाते हैं। कौन सा पॉइंट है जहां पर ये अनडिफाइंड है, x = 0। इसका इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी क्या पता चला, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी क्या पता चला, बोलो। -∞ से 0 ओपन और 0 यूनियन 0 to यूनियन नहीं लगाएंगे, अभी मैं बताऊंगा यूनियन लगाने पे क्या बुराई होगी। -∞ से 0 इज इंटरवल ऑफ इंक्रीज, एंड 0 से इन्फिनिटी इज ऑल्सो इंटरवल ऑफ इंक्रीज। तो ऑल्दो ये दोनों इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि यूनियन नहीं लगाएंगे, ये नहीं, हाँ ये नहीं लिखेंगे, इसलिए क्योंकि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो आप ये नहीं ये मतलब कि ऐसे नहीं बोलेंगे इंक्रीजेस इन -∞ to 0 यूनियन 0 to इन्फिनिटी, ये ट्रू है बट ये फॉल्स है। अभी मैं आपके सामने उसको दिखाने जा रहा हूं कैसे फॉल्स है। चलो जी, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ऐसा, और थोड़ा सा इसको अच्छा सा बना देते हैं। ये y एक्सिस है और x एक्सिस है। इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है कोई क्रिटिकल पॉइंट? कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव कहीं 0 है ही नहीं। 0 बोलता ना, 0 पे डिफाइन नहीं है। डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड होता है ना, 0 तो डोमेन में ही नहीं। क्रिटिकल पॉइंट आर द पॉइंट्स लाइंग इन द डोमेन एट विच द डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड और डेरिवेटिव इज 0। तो डेरिवेटिव 0 पर अनडिफाइंड है ऐसा आप बोल सकते हो, लेकिन वो 0 डोमेन में नहीं है फंक्शन के, इसलिए 0 इंस्पाइट के 0 पर डेरिवेटिव नहीं डिफाइंड है, 0 को क्रिटिकल पॉइंट नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को सुकृत? यस। हाँ, क्योंकि 0 डोमेन में नहीं है, और जब डोमेन में नहीं है मतलब 0 पर फंक्शन ही नहीं है, तो फंक्शन की कोई प्रॉपर्टी कैसे एग्जिस्ट करेगी। मोरओवर इसका रूट क्या है, इस फंक्शन का, फंक्शन के रूट्स हैं, है कि नहीं? क्या ये फंक्शन कभी 0 वैल्यू टेकअप कर रहा है? यस सर है x -1 into x + 1 डिवाइडेड बाय x, तो ऑब्वियसली 1 एंड -1 इसके रूट है, x इक्वल टू -1 एंड 1। तो यहां मैंने वो -1 लिख दिया और यहां मैंने 1 लिख दिया, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसा 1 पर
ठीक है, ऐसे रहने दो। और एक y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, y इक्वल टू एक्स लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। क्यों ड्रॉ कर रहा हूं? क्यों ड्रॉ कर रहा हूं? लाइन ऊपर हाँ स्लोप इंफिनिटी के हाँ, क्योंकि स्लोप जो है इसकी यही वाली है, किसी भी पॉइंट पर ये मिनिमम स्लोप लाइन है इस कर्व के ऊपर में, सबसे कम स्लोप यस इसी के पैरेलल आएगा। अच्छा जी, अब आते हैं कि इस पर फंक्शन का, चूंकि नेचर तो आपने बता ही दिया कि हमेशा इंक्रीजिंग है, ये वैल्यू 0 यहां से पास करेगा कर्व, -1, 0 से कर्व पास करेगा, यस सर 1, 0 से भी पास करेगा। आपने बोला 0 पर 1 और -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है और -1 पर भी 0 है। 0 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन जिस पॉइंट पर फंक्शन नहीं डिफाइंड होता है उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं? लिमिट फाइंड करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि उस पॉइंट के आसपास में फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। इसीलिए तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट इवॉल्व किया गया। तो 0 पर फंक्शन की लिमिट क्या होगी? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव क्या है इस फंक्शन की, x -1/x की, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव क्या है, 0 पर RHL क्या है और LHL क्या है? आई होप आप निकाल सकते हैं। चल तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा और RHL माइनस। हाँ, तो 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1/0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब माइनस से 0 की तरफ, तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वेल डन, आपने सही बोला कि ये चीज जो है प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, और ये माइनस इन्फिनिटी। ये भी प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। हाँ, ऐसा बोलो ना, ये भी प्लस इन्फिनिटी। हाँ जी, क्लियर है सबको कि नहीं? Yes, sir. सर ओके, मतलब है कि यहां से ग्राफ, एक और बात बताओ, जब इतना बता वो दो। गलत कर दिया आपने, वहाँ पे x -1/x है। हाँ क्या? फिर वो दूसरी वाली लिमिट एक बार देखना। अच्छा, समझ गया मैं, क्या गलती हुई, यहाँ माइनस था ना, यहाँ माइनस था, इसलिए ये माइनस इन्फिनिटी हो गया जी। सही बात है, दोनों प्लस इन्फिनिटी कैसे हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया। थैंक यू जी, थैंक फॉर करेक्शन। मैंने x प्लस लिख दिया था, फंक्शन चेंज कर दिया था। हाँ मोरओवर, तो अब तुम्हें क्या क्या पता है? अब सब कुछ पता है तुमको। फंक्शन यहां से पास कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, 0 के लेफ्ट में वो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, मतलब है कि, और कर्वेचर क्या है 0 के लेफ्ट में? कर्वेचर क्या? बेंडिंग अप, तो कनकेव अपवर्ड, ऊपर की तरफ बेंड होते हुए ये इसमें जाकर के इन्फिनिटी में मर्ज कर जाएगा। किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। और इसके बाद यहां पर क्या होगा? यहाँ y = x के पास। हाँ, माइनस इन्फिनिटी पर स्लोप क्या आएगी? माइनस इन्फिनिटी पर स्लोप क्या आएगी? 1। माइनस इन्फिनिटी पर स्लोप 1, और माइनस इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं बोलूं कि लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ x -1/x, माइनस तो ये बेटा ये हो जाएगा एक्चुअली x + 0 पॉजिटिव हो जाएगा, x से थोड़ा बड़ा। अरे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो होगा ही, लेकिन बिकॉज ये सेकेंड वाला टर्म 0 हो जा रहा है तो x जैसा बिहेव करेगा ना। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये थोड़ी सी मतलब कि ऊंचे स्तर की बात है। अगर समझ गए आप ना, तो आप तुरंत आपका लेवल अप थोड़ा हो जाएगा। ये x एक फंक्शन है, ठीक है, और ये जो लिमिट हम निकाल रहे हैं ये फंक्शन हमारा fy है, y। तो जब हमारा x माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तो 1/x 0 को जाएगा, यस ये 0 को अप्रोच करेगा, और नेगेटिव 0 नेगेटिव है ये, तो माइनस ऑफ दिस इज 0 पॉजिटिव। तो ये x के, ये y और x लगभग सेम नहीं हो गए? यस तो वही कह रहा हूँ कि अब लार्ज वैल्यूज ऑफ x के लिए 1/x को इग्नोर करो। हाँ, तो ये 1/x के साथ मर्ज हो जाएगा, ऐसे 1/x के साथ मर्ज हो जाएगा ग्राफ ऐसे।
लेकिन 1/x के साथ मर्ज होने का दो तरीका होता है, एक 1/x पर नीचे की तरफ से बिलो 1/x से 1/x को आना, एक होता है अबव 1/x से 1/x को आना। तो ये अबव है क्योंकि x में थोड़ा प्लस है, x के साथ थोड़ा ज्यादा, क्योंकि x को आपने बोला नेगेटिव इन्फिनिटी, तो 1/x जो है नेगेटिव बट जीरो, और -1/x पॉजिटिव जीरो है, तो जीरो x से थोड़ा बड़ा है, तो x के ऊपर ग्राफ रहेगा। इतनी बात सबको अब समझ में आ जानी चाहिए कि ग्राफ sir. ऐसा होगा, यहाँ पर y को x के साथ ही स्टार्ट होगा -इन्फिनिटी पर, फिर इसके ऊपर ऐसे निकलता जाएगा, और यहाँ -1,0 से होता हुआ, और ये इन्फिनिटी पर जाकर के ये y एक्सिस के साथ टच कर जाएगा, तो y एक्सिस इसकी वर्टिकल एसिम्पटोट हो जाएगी, जैसे हाइपरबोला में होती थी। इसी तरह से जो अब फंक्शन मैंने बोला ऑड है तो इसी का मिरर इमेज होगा, इसी का जस्ट मिरर इमेज होगा यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ये इसके साथ मर्ज कर जाएगा, और आगे जाके किधर जाएगा, ये धीरे धीरे करके इसी फंक्शन y को x लाइन के साथ में इन्फिनिटी पे जाके इसे मर्ज कर जाएगा। ऐसे आ गई बात समझ में सबको? Yes, sir. तो ये फंक्शन के बारे में आपको पता है, इसका ग्राफ समझ में आ गया, और साथ में भी समझ में आ गया कि ये दो बार रियल वैल्यू टेकअप करेगा, एक बार -इन्फिनिटी से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक जाएगा, फिर जीरो के राइट में फिर से -इन्फिनिटी से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर आप बोलते हो कि f(x) = k कोई इक्वेशन है, f(x) = k has two real roots for all k belonging to real number, क्योंकि कोई भी लाइन y = k टाइप की अगर स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे तो वो इस कर्व को दो बार कट करेगी, एक रूट जो होगा तुम्हारा वो नेगेटिव होगा और दूसरा रूट हमेशा पॉजिटिव होगा। ये ग्राफिकली दिख रहा है, हालांकि वो अगर वहां से सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा, जब आप x - 1/x = k करके क्वाड्रेटिक बना के देखोगे तो वहां से भी जस्टिफाई हो जाएगा, नॉट टू वरी। तो ये एक फंक्शन हो गया x - 1/x का। ऐसे x + 1/x का ग्राफ कैसा होगा, y = x + 1/x का। मिनिमम वैल्यू तो इसकी 2 आ जाएगी, x पॉजिटिव अच्छा, वो पिछले वाले फंक्शन में रेंज क्या आई, -इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ गई। इस फंक्शन के बारे में क्या क्या आप शुरू में बता सकते हैं, जरा बताइए तो। डोमेन इसका क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट 0, ऑल रियल एक्सेप्ट 0 डोमेन है इसका, वेरी करेक्ट। इसकी रेंज क्या है, इसका तो शायद रेंज भी बता सकते हैं, -इन्फिनिटी -2 क्लोज्ड यूनियन 2 से AMGM से लगाओ तो अगर x पॉजिटिव है तो 2 से बड़ा होगा, और बिकॉज ऑड फंक्शन है ना, तो अगर 2 वैल्यू लेगा तो -2 भी लेगा, तो -∞ से -2, तो इसका रेंज हो गया -∞ से -2 क्लोज्ड यूनियन 2 क्लोज से इन्फिनिटी। भाई सभी लोगों को बात समझ में आ रही है कि ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ फॉरेन कुछ बोलते जा रहा हूँ और आप लोग ऐसे ही सुन रहे हैं, समझ में आ रही बात ना सबको? Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते रहो, बताते रहो। अच्छा, इसका कोई रूट तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब इसकी रेंज में 0 ही नहीं है। 0 ही नहीं है, तो रूट नहीं है मतलब नो रियल रूट, मतलब नेवर मीट्स x एक्सिस, नेवर मीट्स x एक्सिस, क्योंकि इसका रूट नहीं है। ग्राफिंग में ये सारे पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूं ना, ये यही पैटर्न होता है ग्राफ करने का। कोई भी फंक्शन को ग्राफ करना है तो हम पहले उसका डोमेन देखते हैं, अगर पॉसिबल है तो रेंज देखते हैं, रेंज नहीं पता है तो कोई वांदा नहीं, लास्ट में आ जाती है। फिर उसकी सिमेट्री देखते हैं कि ऑड है, इवन है, पीरियोडिक है, या कुछ और सिमेट्री है, y = x के बाद सिमेट्रिक है, या y = -x के बाद सिमेट्रिक है, वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद देखते हैं कि उसके रूट है कि नहीं है, फिर देखते हैं उसका मोनोटोनिक नेचर क्या है, कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है, कहाँ मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा है, फिर थोड़ा सा कहीं वो लिमिट देखते हैं। यही 4-5 पॉइंट्स को एनालिसिस करते करते किसी भी फंक्शन का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। और ग्राफ आ गया मतलब उस फंक्शन का इनसाइड आउट पता चल गया आपको सब कुछ। जैसे किसी बंदे की 3 डायमेंशनल या 2D फोटो देख लो तो उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाती है, ऐसे ग्राफ से आपको मैक्सिमम बातें पता चल जाती है फंक्शन की, और फंक्शन समझ में आ जाता है, फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम अपने आप होने लगती। तो ये है, मान लो अब इसका y प्राइम करोगे, y प्राइम किया तो क्या है जल्दी बताओ, x का डेरिवेटिव 1, हाँ जी कौन बताएगा, -1/x -1/x। इसका साइन स्कीम बताओ, कब ये जो है नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया तुम्हारा x² - 1, तो x - 1 × x + 1
अपॉन एक्स स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट क्या है बेटा? व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? 1 और -1। क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए x इक्वल टू -1 एंड 1। और ये कैसे क्रिटिकल पॉइंट है? स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है? स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट्स, डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, अच्छा जी। और क्या क्या बातें आपको बता दी? साइन स्कीम ऑफ डेरिवेटिव आ गया, -1 एंड 1, बोलो। नेगेटिव होएगा अगर -1। साइन स्कीम निकालते समय 1 के राइट में डेरिवेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। और -1 से 1 के बीच में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और -1 के लेफ्ट में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। तो आप बोल सकते हैं कि इट इज नेगेटिव व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से -∞ से -1, and it is positive, sorry, it is positive, it is negative when -1 से लेके 1 तक, और फिर से पॉजिटिव हो गया x बिलोंग्स टू 1 to ∞। ऐसा आपने डिसाइड कर लिया। एनीवे आगे आप क्या करना है? डेरिवेटिव पता चल गया ना, डेरिवेटिव का साइन पता चल गया। तो अब मैं ये सारा पॉइंट हटा दे रहा हूँ, ये तो आप डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं ग्राफ डबल डेरिवेटिव निकाल के तो सीधा ही। हाँ जी, डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। ये है तुम्हारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस। यहां भी y को x लाइन मार्क करेंगे, क्यों? इंफिनिट पे जाते जाते। क्योंकि इसकी बात भी करें तो इन्फिनिटी पर ये x के साथ मर्ज करेगा, है ना? अगर x इन्फिनिटी होगा तो ये कर्व y को x लाइन के साथ मर्ज हो जाएगा, इसलिए यहां भी y को x लाइन ऐसे मार्क कर दिया मैंने, ऐसे। क्रिटिकल पॉइंट आपने मार्क किया -1 and 1, दिस इज -1 एंड दिस इज 1। क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाली जाती है हमेशा। क्रिटिकल पॉइंट पर साइन स्कीम आपको पता है कि ये प्लस है, मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में। यहां पर फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग होगा और इधर में फिर इंक्रीजिंग नेचर का फंक्शन। इसका मतलब है कि -1 जो है ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, तो -1 मिनिमा पॉइंट होगा कि मैक्सिमा? -1 पर मिनिमा होगा कि मैक्सिमा? तो ऐसे इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, ऐसे इंक्रीज करके डिक्रीज करता है तो मैक्सिमा फॉर्म होगा, पीक। तो ये मैक्सिमा पॉइंट होगा, मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और 1 पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो निकाल लेते हैं वैल्यू। -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? f of -1 is equal to -2 और f of 1 is equal to 2। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये -1 पर आपने बोला मैक्सिमा है, मैक्सिमा पॉइंट पर वैल्यू आ रही है कितनी? नेगेटिव। और मिनिमा पॉइंट पर पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, ये फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है। ये टर्निंग पॉइंट बोलते हैं इनको, जहां पर डेरिवेटिव 0 होता है और जहां पर ये मैक्सिमा मिनिमा हम बोल रहे हैं, ये वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन का नेचर टर्न होता है, मतलब वो उस लोकेलिटी का मैक्सिमा मिनिमा है, नॉट द एब्सोल्यूट। एनीवे -1 पर फंक्शन की वैल्यू, ये वाला पॉइंट पे ये -1 हो गया, इसके भी नीचे जाएंगे, यहां पर ये पॉइंट है। तो हमने इस पॉइंट को ऐसे लोकेट कर दिया, ये वाला पॉइंट ये है -1, -2। ऐसे 1 पर फंक्शन की वैल्यू ये 1.1 है, इसके ऊपर चले गए, यहाँ पर 1, 2, ये वाला पॉइंट आ गया, 1, 2 पॉइंट आ गया। सही, 2 पॉइंट मिल गए मेरे को। अब हमें ग्राफ करना है, कैसा होगा ग्राफ बताओ भाई? इस फंक्शन का ग्राफ कैसा नजर आएगा? तो बिकॉज इधर इंक्रीज करते हुए आएगा फंक्शन, ऐसे इंक्रीज करते आया यहाँ, और इसके बाद ये डिक्रीज करेगा। इधर क्या होगा? इधर तो इसी में मर्ज होगा ऐसे जा करके,
माइनस इन्फिनिटी पर तो इसी लाइन में मर्ज होगा ऐसे। किस लाइन में? y इक्वल x लाइन में। is equal to और इसके बाद डिक्रीज करते हुए कहाँ जाएगा ये देखने वाली बात है। कहाँ जाएगा जी? y axis. तो y एक्सिस पे जाएगा। वो कैसे पता चला? लिमिट निकाल करके। अगर आपसे मैं बोलूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव x प्लस 1/x क्या होगा, तो ये 0 को जा रहा है और अगला वाला टर्म इंफिनिटी को जा रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी। 1/0 नेगेटिव इज नेगेटिव इंफिनिटी। और अगर मैं बोलूं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट क्या होगी बेटा इसकी? तो राइट हैंड लिमिट करेंगे तो 0, पहला वाला टर्म 0 को जा रहा है, 0 से थोड़ा बड़ा, और ये प्लस इंफिनिटी, तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी को जा रहा है। मतलब यहां पर ग्राफ, फिर यहां देखो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन फिर डिसकंटिन्यूटी यहां से ब्रेक होके सीधे प्लस इंफिनिटी पे प्रकट होगा ग्राफ। So, हाँ, इसके बाद फिर ये डिक्रीज करते हुए ये यहां आएगा और इस पॉइंट पर ये मिनिमम वैल्यू अटेन करने के बाद, अब यहां देखो इधर भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और इसके बाद फंक्शन अब इंक्रीजिंग मोड में चला जाएगा ऐसे। अब ये इंक्रीज करता हुआ किस में जाएगा? इसी लाइन में y is equal to y इक्वल x में जाके मर्ज हो जाएगा। तो अब आप पूरा फंक्शन का मोनोटोनिक नेचर को अगर ऑब्जर्व करो तो ये देख रहे हो कैसे जा रहा है, इंक्रीजेस इंक्रीजेस increases 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 and goes and attains a peak maxima, then it goes down, decreases and decreases so that it goes to minus infinity, and at minus infinity, at 0 negative, it disappears and reappears at plus infinity, and then again continues decreasing। मतलब ये इंक्रीज कहीं नहीं कर रहा है, ये -1 से 1 के बीच में किसी पॉइंट पर इंक्रीजिंग नहीं है, बस ब्रेक हो करके और फिर इंफिनिटी से फिर डिक्रीज करते हुए आ रहा है। और ये डिक्रीज करते हुए आ रहा है, कहां तक आ रहा है? 1 तक, 2 तक, -1, 2 इस पॉइंट तक। तो x इक्वल टू 1 तक डिक्रीज करेगा और फिर से इंक्रीज करने लगेगा और ग्रेजुअली इट गोज एंड मर्जेस विद y इक्वल टू x लाइन एट इंफिनिटी। तो दिस द ग्राफ ऑफ x प्लस 1/x। इसी से ये भी पता चल गया कि इसकी रेंज क्या होती है। दिख रही रेंज की नहीं है? रेंज मतलब y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट इसका क्लियर कट आपको दिख रहा होगा कि y कोऑर्डिनेट बिलोंग्स टू नेगेटिव इंफिनिटी से लेके -2 तक वैल्यू ले रहा है और फिर 2 से लेके इंफिनिटी तक वैल्यू ले रहा। तो इसकी रेंज आ गई। मैंने आपको बताया था कि हमेशा एट द एंड जब ग्राफ कंप्लीट करोगे, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा सब डिसाइड करने के बाद एट द एंड आपको ग्राफ मिल ही जाएगा, रेंज भी मिल जाएगी। ठीक है जी, बात समझ में आई? अच्छा, ये फंक्शन काफी यूज होता है, आपको पता है AMGM में ये फंक्शन यूज हुआ है आपका पॉजिटिव के लिए। Yes, sir. इससे एक बात ये भी पता चल गई कि fx इज इक्वल टू के 2 सोल्यूशन होंगे। the raised here. fx इज इक्वल टू के अगर है तो इट हैज 2 रियल रूट। कब? K belongs to range. 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट। कब? K belongs to plus infinity plus 2 plus. तो y इक्वल टू के लाइन इसको 2 बार पॉजिटिव पॉइंट्स पे कट कर रही है, पॉजिटिव x पे मीट कर रही है। वो कब हो रहा है? जब k की वैल्यू 2 से इंफिनिटी हो जाए। 2 open से 2 ओपन से इंफिनिटी, डिस्टिंक्ट है इसलिए 2 ओपन। x अगर एग्जैक्टली k की वैल्यू 2 हो जाएगी तो दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे, इक्वल टू 1। और अगर कोई बोले कि fx इक्वल टू k has 2 distinct negative root, has 2 distinct negative real root, अब क्या k बोलेंगे? तो y इक्वल टू k लाइन इस फंक्शन को कट करती है, क्योंकि fx इक्वल टू k, तो fx एक फंक्शन है, y इक्वल टू k एक फंक्शन है, दोनों मीट करते हैं कब? 2 बार। तो y इक्वल टू k लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को 2 बार नेगेटिव साइड में कट कर रही है। कब? जब k की वैल्यू, मतलब जब fx की वैल्यू -2 से छोटी है। तो व्हेन k बिलोंग्स टू -infinity टू -2। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाएंगे। तो
ये भी बात हो गई। अब इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ और आज की क्लास को यहाँ पर समराइज करते हैं। आज डाउट क्लास होगी क्या? हाँ, नहीं मैंने आपको बोला कि अगले शुरू के अगले 2-3 दिन तक डाउट क्लास ही हो गया। आई मेड इट वेरी क्लियर। मैंने बोला कि आपको गेम 2, 3, 4 जब तक आप ये 4 गेम नहीं कर जाते हैं तब तक तो डाउट ही चल रहा होगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, इसलिए आपको बढ़ के करना पड़ेगा ना जल्दी से। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, मैं चाहता हूं कि आप पूरा उस पर प्रैक्टिस करो। तो अब मुझे उसमें कुछ बताना थोड़ी आपको। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन में मुझे क्या बताना, बताओ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टी, उसका इक्वेशन, उसकी इनइक्वालिटी 11th में कर चुके हैं, लॉग भी कर चुके हैं। क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया, आप उसको कर जाओ और उसको डिस्कस करें। या तो मैं नहीं करके आओगे तो क्लास में कराऊंगा, जैसे आज क्या है कि कुछ लोग नहीं करके आए थे या जो भी नहीं करके आए थे, तो मुझे लगा कि कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस करने चाहिए, तो क्लास में डिस्कस कर लिया इसको मैं। वैसे वो उसके गेम्स के करने या फिर वो वैसे किसी बुक से भी, मतलब लोग की तो मतलब कर ही सकते हैं हम प्रैक्टिस का। क्या बोला, मैं समझा नहीं। सर जैसे वो है ना विनय कुमार है मेरे पास, उससे फिर मैं लोग भी करती हूँ। नहीं, आप कहीं से भी कुछ भी करो, लेकिन अभी जो ये रेगुलर क्लास चल रही है उसमें गेम के ही डिस्कस, क्योंकि वो तो आप पर्सनली एक बच्चा अलग से करेगा ना। तो अभी गेम के सारे करो, गेम के तो सारे कर ही जाओ, और उसके बाद में जो है उसके जो कर रहे हैं उसके लिए तो मैंने मना नहीं किया, तो करते ही रहो। कोई भी दूसरी बुक से अगर कर रहे हैं, विनय कुमार से कर रहे हैं या टीएमएस से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था, जो इसमें क्या इश्यू था वो थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था। y इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 5, यही क्वेश्चन बोल रहे थे तुम। यस सर, इसका बन ही नहीं रहा था ग्राफ। 2x प्लस 1 की पावर 4, यही था। यस सर। देखो इसका ग्राफ जहां तक बताने की बात है, तो ग्राफ क्यों नहीं बनेगा। वैसे इसका y प्राइम करोगे तो क्या लिखोगे बोलो। 5x माइनस फर्स्ट फंक्शन x माइनस 2 की पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्या आएगा, 4 into 2x plus 1 की पावर 3 into 4 इंटू 2 इंटू 2x प्लस 1 का क्यूब आएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, 2x प्लस 1 की पावर 4 का डेरिवेटिव आएगा 4 टाइम्स 2x प्लस 1 का क्यूब, और 2x प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2 आएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन 2x प्लस 1 की पावर 4 इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 5 x माइनस 2 की पावर 4। अब कॉमन क्या आया, कॉमन आया 2 की पावर 4 और 2x plus 1 का। हाँ जी, 2x प्लस 1 का क्यूब इंटू x minus 2 की power 4. After taking this common, what do you get? 8x minus 16, और यहाँ से 2x plus 1 5, 10x plus 5 है ना। यस सर। So finally you will get that it is 2x plus 1 whole cube into x minus 2 raised to the power 4 into 18x minus 11. So what are the critical points? Critical points are x is equal to negative half and 11 by 18 and 2. Agreed? बोलो। यस सर। ये सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट था जी। और फिर अगर ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट, तो आपको क्लियर कट क्या देखना है, आपको यही तो देखना है कि इसका साइन स्कीम डेरिवेटिव का क्या आएगा। क्या आएगा साइन स्कीम बोलो। माइनस हाफ से इंफिनिटी तो पॉजिटिव। एक है माइनस हाफ आ गया, एक आ गया जीरो, यहाँ कुछ होगा जीरो मान लो, जीरो के आगे 11/18 इज समवेयर हियर, 11/18, और यहाँ आ गया 2। और डेरिवेटिव का साइन स्कीम क्या बता रहा है भाई, एक रूट, ये वाला रूट ऑड है, माइनस हाफ वाला ऑड टाइम्स रिपीटेड है, और ये वाला इवन नहीं, ये वाला सिंगल ऑड टाइम्स रिपीटेड है, और 2 जो है इवन टाइम्स रिपीटेड है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव
नेगेटिव पॉजिटिव, यही है। Yes, sir. इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हुआ? माइनस हाफ इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हेलो, 11/18 हो गया। Yes, sir. नहीं, माइनस हाफ जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। Maxima और 11/8 minimum. 11/8 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और ये जो है नाइदर मैक्सिमा और minimum. नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब मैंने बोला कि अगर फंक्शन का इसे इंटरवल ऑफ मोनोटॉनिसिटी तो क्लियर समझ में आ गई कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ इंक्रीज कर रहा है, माइनस हाफ से 11/18 डिक्रीज कर रहा है, फिर हाफ से इंफिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है, सॉरी 11/18 से इंफिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है। तो अगर कोई बोले कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर बताओ, तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ एंड 11/18 टू इंफिनिटी, एंड दिस इज डिक्रीजिंग अदरवाइज, मतलब माइनस हाफ से लेके 11/18। तो ये तो इंटरवल ऑफ मोनोटॉनिसिटी हो गया। और अब बात आती है कि हमें ग्राफ थोड़ा सा कैसा पता चलेगा। तो सबसे पहले ये बताओ कि हर एक क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो माइनस हाफ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? माइनस हाफ पर 0, माइनस हाफ पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। ये एक्स एक्सिस है, सपोज करो दिस इज एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एक्स एक्सिस है, माइनस हाफ पर वैल्यू 0 है। कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रही बात ना? माइनस हाफ पे वैल्यू 0 है, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. और 2 पर वैल्यू क्या है? 0. वो भी 0 है। 0, sir. और 11/18 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज टफ टू इवेल्युएट, बट वी कैन सी दैट इट इज नेगेटिव। जैसे 2 से कम पे नेगेटिव। हाँ, 11/18 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। कुछ आएगी, मान लेते हैं कि यहाँ कुछ ऐसे, मान लो ऐसे कुछ। ये तीनों पॉइंट जो हैं वहां पर हमारा फंक्शन का टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा ऐसे। यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, और इस पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन है। अब हमें ग्राफ करना है, मतलब इसका ग्राफ बताना है। तो ये मैक्सिमा पॉइंट होने की वजह से ये नीचे से आएगा और यहाँ टच करेगा और नीचे चला जाएगा, और इसके बाद ये नीचे ही जाएगा ऐसे, नीचे जाते 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 यहाँ आना है इसको ऐसे, ये ऐसे ऐसे, सॉरी, इट विल गो लाइक दिस, ऐसे ऐसे कुछ। ऐसा, तो यहाँ वाली ये वाली बात खत्म हुई। आगे बढ़ो, आगे। ये जो आएगा ना ऐसे, ये ऐसा नहीं आएगा कि बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं आएगा, ये रादर ये ऐसे बेंड होके आएगा यहाँ पर। आगे क्या होगा उसके बाद? ऊपर चला जाएगा 2 से 5 तक। ऊपर जाएगा. इसके बाद ये ऊपर जाएगा, ऊपर इंक्रीज करते हुए जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पर बड़ा दिक्कत है। इस पॉइंट पर दिक्कत ये है कि डबल, ये यहाँ पर ना टेंजेंट टच करेगा ऐसे, लेकिन टच करने के बाद साइन नहीं चेंज होना। ऐसा कैसा होगा भाई? तो ऐसे टच करके ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा, फिर हॉरिजॉन्टल होने के बाद फिर इंक्रीज करते हुए जाना है ऐसे ऊपर की तरफ से। मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा 2 के अबाउट। उसके लिए आपको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करके देखोगे तब जाके पता चलेगा, बट होगा ही, क्योंकि ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है। तो इसलिए इसका यही तरीका होता है कि जहां पर वो डेरिवेटिव 0 है, मतलब क्या हुआ, इंक्रीज करते हुए गया, रेट ऑफ चेंज यहाँ 0 हुआ, तो इंक्रीज करने का रेट जो है वो, अगर ऐसे कनकेव, यहाँ पर तो कनकेव अपवर्ड है, लेकिन इसके बाद बेंड करते ऊपर जा रहा है। अगर वो कनकेव अपवर्ड ही होता ना, तब तो ऐसे करके क्रॉस कर जाता, कट करता है एक्स एक्सिस को, कट नहीं कर रहा है, इसका बेंडिंग डाउन हुआ, मतलब वो धीरे से कर्वेचर चेंज करके फिर स्लो हो गया, उसका रेट इंक्रीज करने का रेट स्लो हुआ, फिर यहां जाके इंक्रीज करने का रेट 0 हो गया, और 0 होने के बाद में फिर से धीरे धीरे इंक्रीज करने का रेट बढ़ता गया। तो इट गोज लाइक दिस। ये इसका कर्व का स्टाइल होगा। तो रफली इस कर्व के बारे में पता तो तुम्हें चल जाता है वेविकर मेथड से ही, कि पॉजिटिव आएगा और फिर
जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव, फिर जो है सॉरी क्या हुआ, x माइनस टू ऑड है, हाँ, तो 2 पर साइन चेंज हुआ, नीचे आया, फिर -½ के ऊपर में साइन नहीं चेंज हुआ, वापस उसी डायरेक्शन में लौट गया। तो वेविकर मेथड से भी लगभग पता चल जाता है पॉलिनोमियल्स का शेप कैसा होगा, अगर थोड़ा सा कैलकुलस का फील है तो वो मेरे कैलकुलेशन हाँ क्या में गलती हो गई, यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हो गई, तो मेरे से वो मैंने -11/18 कर दिया था। 11/18 पे क्या कर दिया था तुमने? -11/18 पहले तो मैंने डेरिवेटिव ही गलत निकाल दिया था, उसके बाद वो सही करा, फिर वहां से रूट गलत निकाल दिया मैंने -11/18। ओके 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 ओके, ठीक है। ठीक है जी, तो अब मैं चाहता हूं ना, अब इतने सारे सवाल मैंने डिस्कस कर दिए जिसमें आपको मोनोटॉनिसिटी निकालना है, रफली ग्राफ करना है, तो अब आप मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग का जिसने नहीं किया है, ये जो क्वेश्चन छूट गए ना अभी, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब कर लो। आपको पता नहीं है ना, मुझे मालूम है ना कि सब कर लेने से आपका कितना लेवल अप हो जाएगा। मैं आपको किस लेवल तक पहुंचा दूंगा, जब तक फंक्शन खत्म होगा ना, मतलब अगले 20-25 दिन में, अगले 20-25 दिन में आपको फंक्शन नहीं खत्म होगा, फंक्शन और आईटीएफ तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा खत्म हो जाएगा। आप बिलीव करो, आपके सोचने की जो कैपेसिटी है उतनी हो जाएगी जितना बच्चे डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा करने के बाद जिस मेच्योरिटी लेवल पे पहुंचते हैं स्टूडेंट एंड टीचर, उतना आपको अभी अगले 25 दिन में कैलकुलस आ जाएगी। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको नहीं समझा दे रहा हूं, चाहे लिमिट आपको बेसिक लेवल का पहले से ही आता है, और मोनोटॉनिसिटी बता दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट सीख ही गए आप, तो उसको ग्राफ में जस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। इसको मतलब कि ऐसा कैजुअली मत लो, मेरा मतलब है कि जस्ट पुट योर एफर्ट, मेहनत करो, क्वेश्चंस करो ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, अब आपको आज मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं कि कल मैंने क्या डिस्कस करना है। अब आप करके आएंगे तो ठीक है, नहीं करके आएंगे तो आप जानो, मैं नहीं जानता, लेकिन कल मैं डिस्कस करूंगा एक्सपोनेंशियल का। ये जो गेम है, ये कौन सी गेम है, ये कौन सी गेम है, गेम 3। 3 sir. तो गेम 3 और गेम 4, ठीक है, ये दोनों के क्वेश्चंस करेंगे आप। गेम 3 में एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है, थोड़ा सा लॉग का प्रॉब्लम होगा, लॉग की प्रॉपर्टी पर, और गेम 4 में लॉग का इक्वेशन है, लॉग की इनइक्वालिटी है। तो वो सब कुछ आपने किया हुआ है, जो क्वेश्चंस आपने, मतलब अगर लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन किए हुए तो आप स्किप भी कर सकते हो, मैं नहीं बोलता, जो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे वही करो, क्योंकि 11th में काफी किया होता है इस पे, फिर भी एक बार करोगे इसको, ठीक है। और उसके डाउट्स जो भी हैं वो मुझे मतलब कि कल की क्लास में डिस्कस कर दो, पहले बता दोगे तो मैं फटाफट वही क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। अच्छा, दूसरी बात, डू यू नीड दैट आई रिवाइज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉग, या आपको पता है? नहीं सर, इतना तो पता है क्या। सर, नोट्स भी हैं सर अच्छे हाँ, तो उसको एक बार देख लेना, तो टाइम बच जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल लॉग कल का टारगेट होगा, और परसों वाला जो मतलब ये वेंसडे का जो टारगेट होगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, सो दैट उसके हिसाब से आप काम करो कि कल का टारगेट में है एक्सपोनेंशियल लॉग, लेकिन तभी वो फुलफिल हो पाएगा जब आप करके आएंगे बेटा, तो नहीं तो क्या होगा, नहीं तो मैं अपने आप ही जो जो क्वेश्चन मुझे थोड़े ठीक लगे उसको मैं कराऊंगा, क्योंकि मुझे तो चाहिए पूरा रिवीजन। अच्छा, उसके बाद में वेडनेसडे का टारगेट जो है, ये मंडे वाली क्लास के लिए 3 and 4 गेम, एंड वेडनेसडे का हमारा टारगेट क्या है, वेडनेसडे का टारगेट है मॉड और जिंट, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस जिंट तो हम लोग पूरा करेंगे अच्छे से क्लास में, मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस क्या मतलब है, गेम 5। तो अपन का पूरा टारगेट है कि वेडनेसडे तक 5 गेम तक काम खत्म करना है। उसके बाद में फ्राइडे की क्लास में मैं प्रॉपर जिंट से मैं प्रॉपर कराऊंगा, क्योंकि जिंट एंड फ्रैक्शनल पार्ट पर पूरा डिस्कशन होगा क्लास के अंदर, ठीक है। इनको कल फ्रैक्शनल तो नहीं गए, क्या फ्रैक्शनल तो 11th में हो नहीं गए। 11th का लेक्चर जिंट और फ्रैक्शनल तो 11th में हो नहीं गए थे। नहीं हो गए थे, लेकिन उस पर क्वेश्चंस नहीं हुए थे ना, वो तो बहुत बेसिक लेवल की चीजें कराई थी मैंने ना। तो जिंट और फ्रैक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, तो फटाफट प्रॉपर्टी को, तो प्रॉपर्टी तो हार्डली 15 मिनट लगेगा चीजें रिकॉल करके,
और उसके बाद सीधे क्वेश्चंस पे जाएंगे ना, क्वेश्चन बहुत है उसमें करने के लिए, जिट और फ्रैक्शनल पे बहुत सारे समय करने के लिए, पूरी एक एक्सरसाइज है, देखो पूरा गेम है, उसमें काफी सारे क्वेश्चन है। तो जिंट से मैं पूरा स्टार्ट, मतलब जिंट एंड फ्रैक्शनल पार्ट करा करके, जैसे कल का मंडे वाली क्लास में मैं मॉड और सिग्नम फंक्शन उसके ग्राफ वाले सवाल करूंगा, बाकी कोई बात नहीं है, बाकी आप करके आएंगे तो उसके डाउट लेंगे, और फिर जिंट एंड फ्रैक्शनल पार्ट करेंगे क्लास के अंदर में प्रॉपरली, और उसके बाद तब डोमेन रेंज करेंगे, फिर इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी का टेस्टिंग वगैरह, और कंपोजिशन इन्वर्टिबिलिटी। ठीक है जी। यस सर। सर हाँ बोलो। सर रिलेशन की 11th क्लास के गेम्स भेज दीजिए प्लीज। रिलेशन की 11th क्लास की गेम बेटा वही वाली है जो तुमको मिली है, मैं देख रहा था ना, तो उसमें कोई चेंज नहीं, पता नहीं तुम कैसे बोल रहे हो कि वो मैच नहीं कर रही। मैं भेज देता हूँ तुमको, अभी मैं भेज देता हूँ, लेकिन उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है। तुम्हारे पास 11th में तुम्हें मिली ही नहीं थी क्या? नो सर, वो मैं लेट आया था तो फिर मैंने ऐप से डाउनलोड करी थी।